ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द्वितीयक क्रियाएं, क्योंकि हमने कल प्राथमिक पढ़ ली थी, लेकिन मैं एक बार, अब ये आपको देखो, हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्राथमिक क्रिया कौन कौन सी हैं, है ना, सेकेंडरी ऐसे तृतीयक, लेकिन जो फर्स्ट में हमने कल जितनी भी पढ़ी है, एक बार मैं उनको सिर्फ मोटे मोटे एक नाम बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें हमने पढ़ी है प्राथमिक क्रियाओं में, है ना। उससे क्या है, हम एक दूसरे से चीजें जोड़ सकते हैं, कोई चीज होगी इतने आ भी जाएगा, कोई रहेगा जो। तो हमने कल सबसे पहले आखेट और भोजन संग्रहण पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था पशुचारण। ठीक, पशुचारण यानी कि ये जो क्रिया है सारी प्राथमिक में अंतर्गत आती हैं। फिर पशुचारण में भी अलग अलग, जैसे चलवासी था, और वाणिज्य पशु धन वाला था जो हमारा टॉपिक फिर उसके बाद हमने कृषि पढ़ा था। कृषि में भी निर्वाह कृषि पढ़ी थी और आदिम निर्वाह कृषि पढ़ी थी हमने। उसके हमने चित्र वगैरह देख लिए थे अच्छे से। एक गहन निर्वाह कृषि, और एक रोपण कृषि, और एक विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मतलब कृषि के ही प्रकार हैं। फिर मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि में हमने बताया था आप सबने कि भाई एक फसल के साथ साथ जो है क्या पशुपालन भी होता है, तो वो मिश्रित कृषि होती है। उसके अलावा हमने डेयरी कृषि जो दूध से संबंधित थी, और कुछ भूमध्य सागरीय कृषि थी वो पढ़ी थी। उसके अलावा सहकारी कृषि थी, सामूहिक कृषि थी, कृषि पढ़ी थी हमने, खनन पढ़ा था, खनन विधियां वगैरह उस चीज को देखा था। बाजार से संबंधित जो खेती और उद्यान, वो जो पेटी वगैरह की वो बात चल रही थी भाई, उस तरीके से हम ध्यान। तो एक चीज ये है कि ज्यादातर इसमें भाई पशुपालन कृषि वगैरह जो प्राथमिक क्रिया उनके बारे में बताया था, वो हमने अच्छे से पढ़ लिया कल। अब हम स्टार्ट करेंगे आगे लगभग सभी। ठीक है, सेकंड जो है द्वितीयक क्रियाएं। ये कहते हैं कि संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं, चाहे वो प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक या चतुर्थक हों, सभी का कार्य क्षेत्र संसाधनों की प्राप्ति एवं उनके उपयोग का अध्ययन करना है। ये संसाधन मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं। द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राथमिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। मतलब जो प्राथमिक क्रियाएं हैं उनमें थोड़ा सा और हम जब संशोधन कर देते हैं, थोड़ा परिवर्तन कहते कर देते हैं, परिमार्जन कर देते हैं, तो क्या हो गया, तो भाई द्वितीयक जो गतिविधियों द्वारा उस प्राथमिक जो संसाधन है उसका क्या हो जाएगा, मूल्य बढ़ जाएगा। जैसे अगर हम एक नॉर्मल देखें, कोई हमने लकड़ी काटी कोई चीज की, वो प्राथमिक में आ गई। उसके बाद में हमने एक उद्योग के माध्यम से फर्नीचर वगैरह बना दिया उसी का, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, कीमत बढ़ गई है। तो उस तरीके से बहुत सारी चीजों को हम देख सकते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल हम वो भी देखते हैं, जैसे किसी ने मक्का उगाई, और मक्का उगाने के बाद में आपको पॉपकॉर्न वगैरह उसका बना के देखो मॉल वगैरह में कितने रुपए को चीजें हैं, तो उसकी एक वैल्यू बढ़ जाती है, कीमत हम देखते हैं नॉर्मली। ठीक है, ये कहते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदल कर यह उसे मूल्यवान बना देती है। जो प्रकृति से प्राप्त हुआ उसको सेकंड जब बदल देंगे तो मूल्यवान हो जाती है। कपास का सीमित उपयोग है, परंतु तंतु में परिवर्तन होने के बाद यह और अधिक मूल्यवान हो जाती है। जैसे कपास हम कपड़े वगैरह बनाते हैं, लेकिन कपड़े से पहले वो जो तंतु बनाते हैं, उस तरीके से वस्त्र का जो उपयोग वस्त्र के लिए करते हैं हम इसका, तो वस्त्र कितने महंगे हो जाते हैं उस तरीके से। और इसका उपयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। खादानों से प्राप्त लौह अयस्क का हम प्रत्यक्ष उपयोग नहीं कर सकते। जैसे हम खदानों से जितने भी अयस्क वगैरह प्राप्त करते हैं, वो क्या है, जब तक अयस्क उसमें से अशुद्धियों को दूर नहीं करेंगे हम, तब तक वो इतना हमारे जो है क्या है कि प्रयोग में नहीं आता। जैसे लो अयस्क, अयस्क कल भी बात चल रही थी जब मैम ने बोला था कि अयस्क वो होते हैं जिसमें वो मिश्रित होते हैं, है ना, और भी अंश उसमें मिले होते हैं। लोह अंश तो उसमें लोह के साथ और भी अंश होते हैं, उनको हम शुद्धिकरण करने के लिए जो लोह इस्पात वगैरह वो चीज बना देते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, परंतु अयस्क से इस्पात बनाने के बाद यह मूल्यवान हो जाता है, और इसका उपयोग कई प्रकार की मशीनें और औजार बनाने में होता है। खेतों, वनों, खदानों, समुद्रों से प्राप्त पदार्थों के विषय में भी यही बात सत्य है कि हम कोई कई चीजों को जब भी परिवर्तन होगा किसी चीज में, कहीं ना कहीं उसके मूल्य में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार द्वितीय क्रियाएं विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग से संबंधित है। हमने पहले भी इसके बारे में एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, इसमें भी आ चुका है दोबारा से कि विनिर्माण और निर्माण। निर्माण के लिए हमने बताया था कि कंस्ट्रक्शन मतलब स्थायी संपत्तियों का जब हम निर्माण करेंगे, जैसे भवन है, पुल है, सड़क है, स्थायी जो संपत्तियों का हम निर्माण करते हैं उसको कहते हैं हम कंस्ट्रक्शन, मतलब निर्माण। और विनिर्माण का मतलब है कि हम वस्तुओं का निर्माण करेंगे इसमें, जो अचल संपत्ति होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो आसानी से ले जा सकते हैं वस्तुओं को, है ना। जितनी भी हम वस्तुओं की बात करेंगे, चाहे वो कोई भी चीज हो, वस्तु हो, वस्त्र हो, कुछ भी ऐसी चीज हो वस्तुओं संबंधित अचल संपत्ति, उसको हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण कहते हैं जिसको हम। इसके बारे में अच्छे से पहले एक बार थोड़ा डिस्कस हुआ था हमारा। और ये दोनों किस में आएंगी, द्वितीय क्रियाओं में, है ना।
उस टाइम ये बात चल रही थी कि द्वितीयक मायेंगे, ठीक है। उसके बाद में बात कर रहे हैं विनिर्माण। विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, जो वस्तुओं को हम बनाते हैं, चाहे वो प्लास्टिक से बनाए, चाहे हम कोई कंप्यूटर के माध्यम से कोई चीज़ को बनाए, है ना, बहुत सारी चीज़ें, खिलौने वगैरह हम देखते हैं, लोहों से कोई चीज़ बनाई हमने, तो उस तरीके से वस्तुओं का जब निर्माण होगा, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे किसी चीज़ का। ये कहता है कि विनिर्माण से आज से किसी भी वस्तु का उत्पादन है, वस्तु का उत्पादन, विनिर्माण में मैंने आपको बताया है ना। ये कहता है कि हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहे एवं इस्पात को गढ़ना, तो ये हाथ से बनाई हुई कोई चीज हो सकती है, और उसके बाद में लोहा और इस्पात से जो कोई गढ़ के कोई चीज बना दी, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना, और एवं अंतरिक्ष यान निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन को निर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। वैसे ये आगे कहते हैं कि विनिर्माण की सभी प्रक्रियाएं में कुछ सामान्य विशेषता होती हैं, जैसे शक्ति का उपयोग, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन, कारखानों में विशिष्ट श्रमिक जो मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन एवं मशीनरी के द्वारा या पुराने साधनों द्वारा किया जाता है। ये कहते हैं कि तृतीय विश्व के अधिकांश देशों में, तृतीय विश्व के अधिकांश देशों में विनिर्माण को अब भी शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इन देशों में सभी विनिर्माणताओं विनिर्माणताओं का संपूर्ण रूप से चित्रण करना कठिन है। इनमें औद्योगिक जो है क्रियाओं के उन प्रकारों पर अलग बल दिया जाता है, इस जिसमें क्या होगा, उत्पादन के कम जटिल तंत्र को लिया जाता है। मतलब वो सारी चीजें एक ही चीज को कह रहा है कि भाई विनिर्माण ये होता है कि हम कोई भी चीज, जैसे कोई वस्तु बना रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने देखा कि लोहों को गढ़ के कोई चीज बना दी, प्लास्टिक के कुछ खिलौने बना दिए, कंप्यूटर से कुछ सूक्ष्म घटक कुछ ये चीजें बना दी, अंतरिक्ष यान से समझ कोई चीज बना दी हमने, तो उस तरीके से है। ये कहता है आगे कि आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता क्या है। तो भाई बड़े पैमाने पर अगर आधुनिकीकरण हो रहा है किसी चीज में, विनिर्माण की विशेषताओं में क्या क्या चीज आती है। ये कहता है कि वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की जो है निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसमें क्या होगा कि कौशल का विशिष्टीकरण, उत्पादन की विधियां, हम कोई भी जब काम को करते हैं तो उसमें हमारा कुशल नेतृत्व जो हम बात करते हैं उसमें भाई कौशल जरूरी है, कोई भी चीज मतलब उसके अंतर्गत कोई भी काम हम करेंगे, विशिष्ट चीजें होती है। कोई भी काम एक तो नॉर्मल तरीके से किया जाता है, सामान्य तरीके से, एक होता है विशिष्ट तरीके से, उस तरीके से एक कुछ उत्पादन की हम विधियों के बारे में बात करेंगे इसमें, उन चीज़ों को पढ़ेंगे। और इसमें भी जैसे हम प्रौद्योगिकीकरण पढ़ेंगे, हम विशिष्ट के जैसे उद्योगों को नवाचारों से क्या फर्क पड़ा विनिर्माण पर, है ना, उस तरीके से। ये कहता है कि वैसे भी हम देखते हैं जब शुरू में हम जैसे उद्योगों को पढ़ेंगे, जैसे कुटीर उद्योग थे जो एक नॉर्मल अपने घर पे ही जो छोटे स्तर पर कुछ किए जाते थे उद्योग, धीरे धीरे फिर कुटीर से मध्य आए, फिर लघु, वो फिर वृहद वाले आए, उस तरीके से। और वृहद जो है मशीनों के माध्यम से ज्यादा किया जाता है बड़े पैमाने पर, तो उस तरीके से धीरे धीरे जैसे हमने देखा है। ये कहते हैं कि शिल्प तरीके से कारखाने में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है। मतलब शिल्प जो जैसे हस्तशिल्प वगैरह ऐसी चीजें होती है, वो कारखाने में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है, जो कि आदेशानुसार बनाया जाता है। अतः इसकी लागत अधिक आती है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज कम वस्तु प्रोडक्ट उत्पादन करेंगे तो उसमें लागत ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि एक तो अधिक जब उत्पादन करेंगे तो वो चीजें क्या है, सब उन वस्तुओं में वहन हो जाएगी जो खर्चा हो रहा है। जबकि हम, अब जैसे मान लो काफी रुपए की कुछ चीजें, मान लो कुछ चीज लेकर आए हम सामान, और कुछ कम स्तर पे वो चीजें हमने की, तो वो लागत ऑटोमेटिक ज्यादा आ जाएगी उसकी। अतः इसकी लागत अधिक आती है, जबकि अधिक उत्पादन संबंध बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं, जिससे प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है। ठीक है। इसमें बीच में एक दे रखा है कि उद्योगों का निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग, दोनों के बारे में बता रखा। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से बनाना, फिर भी इसमें यंत्रों के द्वारा बनाया गया सामान भी सम्मिलित किया जाता है। यह एक परमावश्यक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को स्थानीय व दूरस्थ जो बाजार में बेचने के लिए ऊंचे मूल्य के तैयार माल में परिवर्तित कर दिया जाता है। कच्चा माल लिया, उसको हमने क्या किया, उसमें परिमार्जन किया, ठीक है, और तो उसको क्या उचित मूल्य पर हमने परिवर्तित कर दिया। वैचारिक दृष्टि से उद्योग एक निर्माण इकाई है। अगर विचार की दृष्टि से देखें तो उद्योगीकरण जो है क्या है, एक निर्माण की इकाई बता रहे हैं, जिसकी भौगोलिक स्थिति अलग होती है एवं प्रबंधन तंत्र के अंतर्गत लेखा बही एवं रिकॉर्ड का रख रखाव रखा जाता है। उद्योग एक व्यापक नाम है और इसे विनिर्माण के पर्यायवाची के
रूप में भी देखा जा सकता है। किसकी बात कर रहा है? उद्योग को। इसका एक पर्यायवाची मानते हैं हम विनिर्माण, उस तरीके से बता रहे हैं उद्योग, क्योंकि हम उद्योग जितनी वस्तुओं को लगाते हैं, तो विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग उसका पर्यायवाची शब्द है व्यापक रूप में, ठीक है। और ये कहता है कि जब कोई इस्पात उद्योग और रसायन उद्योग शब्दावली का जो है प्रयोग करता है, इसका, जब कोई इस्पात उद्योग की बात करें और रसायन उद्योग जैसे शब्दावलियों का अगर प्रयोग करता है, तब उसके मस्तिष्क में कारखाने और कारखानों से होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का विचार उत्पन्न होता है। जब भी हम किसकी बात कर रहे थे, एक तो इस्पात की और एक रासायनिक, तो उसके लिए कारखाने वगैरह होते हैं, उनके वो माइंड में आ जाते हैं। लेकिन कई गौण क्रिया हैं जो कारखानों से संपन्न नहीं होती, जैसे कि पर्यटन उद्योग या मनोरंजन उद्योग इत्यादि। अतः स्पष्ट है कि विनिर्माण उद्योग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो मोटी मोटी चीज बताई गई है वो ये चीज बताई गई है कि जैसे वैसे मेन तो इसका जो विनिर्माण का अर्थ है वो तो है हाथ से बनाना किसी चीज को, ठीक है। फिर इसमें क्या बताया कि कच्चे माल से लेकर हम, चाहे वो स्थानिक हो चाहे दूरस्थ, हम बाजारों तक वो कच्चा माल पहुंचाकर उसको क्या कर देंगे हम, परिमार्जन करके परिवर्तित करके उसका जो मूल्य है वो ऊंचे मूल्य पर तैयार कर लेते हैं। कुछ इसमें दे रखा है कि कुछ प्रबंधन लेखा जोखा वगैरह के इस बारे में बता रखा है। बाकी चीजें वही है। क्वेश्चन यहाँ से भी कोई ऐसा नहीं बनेगा खास, जहां से भी क्वेश्चन बनेगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट कहता है यंत्रीकरण। हम क्या पढ़ रहे थे, पीछे से हमने देखा है कि ये कह रहे हैं कि जो आधुनिकीकरण हुए हैं बड़े पैमाने पर, उसके बारे में जो विशेषता है उनको पढ़ रहे हैं। पहले हमने जो बता रहे थे वो कौशल और विशिष्टीकरण की बात चल रही थी, उसमें यंत्रीकरण है। यंत्रीकरण से तात्पर्य है किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना, यानी कि यंत्रों यानी मशीनों का प्रयोग करना। स्वचालित निर्माण प्रक्रिया के दौरान मानव की सोच को सम्मिलित किए बिना कार्य, मतलब इसमें क्या हो गया कि निर्माण प्रक्रिया के दौरान जो ये मानव की सोच है ना, उसको सम्मिलित किए किए बिना कार्य हो रहा है, मतलब मशीनों के माध्यम से हो रहा है। मशीन अपने हिसाब से आपने फिक्स कर दिया, इस तरीके से चलेगी वो चलेगी, ठीक है। यंत्रीकरण की विकसित अवस्था के पुनर्निर पुनर्निवेशन एवं संवृत पाश कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से युक्त स्वचालित कारखाने, जिनमें मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया गया है, पूरे विश्व में नजर आने लगे हैं। मतलब अभी ये हमारे सामने ये चीज कह रहा है कि जब यंत्रीकरण का मतलब ये हो गया कि जिसमें मानव का हस्तक्षेप ज्यादा नहीं होगा, मशीन हमने फिक्स कर दी है, एक बार मशीन इंसान ने बना दी, उसके बाद में आजकल देखो आप बड़े बड़े काम जो मतलब बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी जो उद्योग धंधे हैं, उनमें मशीनों से ही काम हो रहे हैं। और कोई जो काम मतलब बहुत टाइम लगा था वो बहुत जल्दी हो रहा है आजकल, है ना। तो उसका प्रभाव पड़ा है। ये स्वचालित भी होती हैं वो चीजें, तो ज्यादा सोचने के लिए विकसित वो मशीनों को ही कर दिया गया है, वो खुद अपने हिसाब से करते हैं। आजकल तो एआई का जमाना है, तो धीरे धीरे ये वैसे यंत्रीकरण देखते हैं तो रोजगार वगैरह के लिए जो है मतलब रोजगार का अवसर भी उपलब्ध कराता है, लेकिन कम भी बहुत कर दिया है। जैसे एक जेसीबी होती है, वो बहुत सारे लोगों का काम एक अकेली कर जाती है थोड़ी देर में, है ना। तो उस रोजगार वो चीजें भी हम आगे इसमें पर चीज होंगी तो पढ़ेंगे। आगे कहते हैं कि प्रौद्योगिकी की ये जो नवाचार है वो कौन कौन से हैं, जैसे इसमें देखते हैं हम। तो इसमें कहते हैं कि प्रौद्योगिकी नवाचार शोध एवं विकासमान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों के निस्तारण एवं अदक्षता को समाप्त करने तथा प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करने का महत्वपूर्ण पहलू है। मतलब ये कि नए नए नवाचार करने चाहिए, ताकि हमारी जैसे हम प्रदूषण से भी उसके विरुद्ध हम अच्छे से कार्य कर सके। और भी जैसे मान लो हमारी कोई गुणवत्ता में अगर वृद्धि करनी है, तो नए नए नवाचार करने पड़ेंगे। जैसे पहली बार जब कोई मोबाइल आया था, तो मोबाइल आज जो जिस कंडीशन में ऐसे थोड़ी था, है ना। आज टच हम हाथ, आज इसमें स्विच भी बहुत कम हो गए, मतलब खटका जो हम दबाते थे पहले काटने के लिए लगता, तो आज का टच हो गया सब जमाना, है ना। तो उस तरीके से नवाचार जरूरी है। एक नोकिया हम देखते हैं उसका कि नवाचार नहीं किया जा रहा उसने, आज वो अस्तित्व ही खत्म है उसका लगभग, क्योंकि मार्केट में वो चीज चलती है जो नवाचारों पे ज्यादा काम करता है ना। उस तरीके से चीजें हैं, ठीक है। आगे कहता है संगठनात्मक ढांचा का एवं स्तरीकरण। एक संगठन ढांचा किस तरीके से वो स्तर बनाकर उसकी बात कर रहा है। आधुनिक निर्माण की विशेषता है, ठीक है। ये कहता है एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र, जिसमें जो प्रौद्योगिकी की बात कर रहा है एक जटिल प्रक्रिया है, उस तरीके से यंत्र बता रहे हैं। अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास और अल्प लागत से अधिक माल उत्पादन करना। मतलब ये कह रहा है कि अगर आधुनिकीकरण जो हो रहा है, जैसे प्रौद्योगिकी हुई, टेक्नोलॉजी आई, उससे क्या हो गया कि भाई अधिक तो विशिष्टीकरण हो गया, श्रम का विभाजन हो गया, अलग अलग हो गया। और के द्वारा जो है कम प्रयास मतलब श्रम विभाजन का,
और आगे कह रहा है कि अल्प लागत होगी, क्योंकि मशीन काम कर रही है तो लागत कम आएगी। वो जो काम मानव काफी टाइम में करता है एक चीज को, वो सेकंडों में वो काम कर रहा है। ठीक है, तो इससे ज्यादा मतलब क्या हो गया, अल्प लागत से वो माल जो है उत्पादित हो जाएगा। ये कह रहा है कि अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है, टेक्नोलॉजी में मशीनें कीमत ज्यादा है उनमें, तो अधिक पूंजी भी चाहिए उनके लिए। बड़े संगठन की भी जरूरत होती है, जब बड़े पैमाने पर हम उद्योगों की बात करते हैं नवाचार वगैरह के लिए, तो बड़ा संगठन भी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी वर्ग, एक कोई भी चीज चाहे कोई भी संगठन हो, जिस संगठन की हम बात करें, आगे संगठन हमने बनाए, कोई भी चाहे उद्योग हो या कोई भी कोई कंपनी हो, कुछ भी हो, तो वो उसमें क्या है, एक प्रबंधन जरूरी है, और प्रशासकीय जो हम देखते हैं कई बार वो चीजें। अब आगे हम पढ़ेंगे अनियमित भौगोलिक वितरण। जो हमारा भौगोलिक वितरण है वो नियमित नहीं, अनियमित है, कहीं कैसा है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा, हम अलग तरीके से देखते हैं। कई बार हम देखते हैं कि वैसे भी हम देखते हैं कि कहीं वो ऐसा तो है नहीं कि समतल है हर जगह, हमारा जो मैदान है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है। तो जो भौगोलिक जो वितरण है वो अलग अलग तरीके से है। उस भूभाग को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये करें कि आधुनिक निर्माण के मुख्य जो समकेंद्रण कुछ ही स्थानों पर ही सीमित है। ठीक है, मतलब भौगोलिक स्थिति के अनुसार ही होगा वो, जहां पे उनकी जरूरत होगी। विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से कम भूभाग पर इनका विस्तार है। ठीक है, यह देश आर्थिक एवं राजनीतिक शक्तियों के केंद्र बन गए हैं। कुल कुल क्षेत्र को आच्छादित करने की दृष्टि से विनिर्माण स्थल प्रक्रियाओं की अत्यधिक गहनता के कारण बहुत कम स्पष्ट है, तथा कृषि की अपेक्षा बहुत छोटे क्षेत्रों में समकेंद्रीय है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका के मक्का की पेटी, जो 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साधारणतः 4 बड़े फार्म होते हैं, जिनमें 10 से 20 श्रमिक कार्य करते हैं, जिनमें 50 से 100 मनुष्यों का भरण पोषण होता है। परंतु इतने ही क्षेत्र में अनेकों वृहत जो है समाकलित कारखानों को समाविष्ट किया जा सकता है, और हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। तो अब वो कंडीशन है कि अलग अलग स्थिति, जहां जहां भौगोलिक स्थिति है उस हिसाब से होगा। जैसे हम कल आपसे, कल भी हम बात कर रहे थे कि जब हमने सघन पढ़ा था, सघन कृषि को पढ़ रहे थे हम। ठीक है, ऐसे हमने विस्तृत व्यापारिक कृषि को पढ़ा था। वहां पर मशीनों के माध्यम से, जो विस्तृत है वो मशीनों के माध्यम से कार्य हो रहा था। वहां पर कम लोग ही क्या है, मशीनों के माध्यम से अधिक कार्य कर रहे थे। जबकि हमने सघन के रूप में देखा था, वो अधिक लोग काम कर रहे थे, और वो जब प्रति कृषक के हिसाब से देखा हमने, तो यहाँ सघन वाले में कम प्राप्त हुआ उनको, है ना। और जबकि वहां देखा हमने पश्चिम वाले क्षेत्रों में, जहाँ पर विकसित देश है, वहां पर अधिक प्राप्त हो रहा था प्रति कृषक के हिसाब से। तो उसी तरीके से चीजें बता रहा है कि टेक्नोलॉजी भाई, ये जो नियमित नहीं है, भौगोलिक वितरण का अलग अलग हिसाब से इस चीज को प्रयोग किया गया है, जो विनिर्माण निर्माण को उस तरीके से चीजें बताई गई हैं। कि भाई आगे भी हम इसमें देखेंगे, बड़े पैमाने पर लगाए जाने वाले उद्योग विभिन्न स्थितियां का चुनाव क्यों करते हैं। कि भाई जो भी बड़े पैमाने पर जो उद्योग लगेंगे, उनकी जो स्थिति का चुनाव क्यों आवश्यक है। भाई स्थिति भी जरूरी है, क्योंकि कहीं ऐसी जगह लगा दिया जहाँ पर मान लो जैसे कच्चा माल ही नहीं है, और आपको जब आप वेबर की थ्योरी पढ़ोगे, है ना, तो उसमें पता चलेगा कि ज्यादातर जो उद्योग होंगे वो कहाँ कच्चे माल की ओर आकर्षित होंगे। वो कच्चे माल जहाँ पर वो शुद्ध नहीं हो, मतलब अशुद्ध हो। ठीक है, जैसे हम गन्ना वगैरह देखते हैं, गन्ना से चीनी बनाते हैं लोगों को उस तरीके से, तो वो स्थिति भी जरूरी है। ठीक है, आगे कहते हैं, उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं। उद्योग क्या करते हैं, लागत को तो भाई क्या करते हैं, जो है घटाकर लाभ को बढ़ा देते हैं। इसलिए उद्योगों की स्थापना इस स्थान पर की जानी चाहिए जहां पर उत्पादन लागत कम आए। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कुछ कारक निम्न है। वही चीज करा है कि उत्पादन लागत कम आनी चाहिए। अगर उत्पादन लागत कम आएगी तभी तो हमें अधिक लाभ लाभ की प्राप्ति होगी, है ना। वही वेबर का थ्योरी इसी बात को कहता है, लेकिन वो परिवहन पर ज्यादा जोर देता है, वो अलग चीज है। ठीक है, लेकिन जुड़ी हुई एक दूसरे से चीजें हैं। अभी तक हमने क्या क्या चीज पढ़ी है नॉर्मल इसमें, इसमें सिर्फ हमें ये चीज बताया जो विनिर्माण है उसके बारे में हमने पढ़ा है। फिर आधुनिकीकरण जो हो रहा है उसके बारे में, कुछ यंत्रों के बारे में, कुछ प्रौद्योगिकी नवाचारों के बारे में इन्होंने बताया है। और जो इन्होंने संगठन ढांचा स्तरीकरण की जो विशेषता बताई है, उनको एक बार आप हाईलाइट कर सकते हो। वैसे भी आपको खैर नॉर्मली चीजें हैं, आप समझ जाओगे उन चीजों को। फिर हमने अनियमित जो भौगोलिक वितरण पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बाजार की अभिगम्यता, कि बाजार कितना इंपॉर्टेंट है माल के लिए। भाई जब माल, अगर हम जिस माल को बना रहे हैं, अगर उसके लिए बाजार ही उपलब्ध नहीं होगा, तो फिर उस माल को बेचेंगे कहाँ पर। ठीक है, तो कई स्थितियां हैं जो इसको हम पढ़ेंगे। ये कहता है कि अच्छा, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, प्राथमिक क्रिया पढ़ेंगे, द्वितीयक क्रिया पढ़ेंगे, है ना, तृतीयक क्रिया पढ़ेंगे, ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
जैसे हम प्राथमिक और द्वितीय क्रिया है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा? तृतीय जो क्रिया पढ़ेंगे हम, सेवा वाला क्षेत्र है ना, तो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अभी हमारा ये कौन से जो चीजें बन रही है, विनिर्माण क्या होता है, विनिर्माण क्या होता है, ये ठीक है, औद्योगिकरण से क्या फायदा हो रहा है, एक कॉन्सेप्ट चीजें चल रही हैं, फैक्ट कम है, जबकि आप समझने का थोड़ा ध्यान है, ठीक है। ये कहता है कि बाजार तक अभिगम्यता, उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए उपलब्ध बाजार होना है। हमने उत्पादित तो कर लिया माल, लेकिन हमारे आसपास बाजार ही नहीं है जहां पर हम इसको मतलब बेच सकें इस माल को, है ना। तो फिर ये ज्यादा जरूरी है। तो ये कह रहा है कि प्रमुख कारकों में से अगर हम देखें तो जो माल के लिए बाजार उपलब्ध होना जरूरी है, ठीक है। बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहां तैयार वस्तुओं की मांग एवं वहां के निवासियों में खरीदने की क्षमता, यानी कि क्रय शक्ति है, ठीक है। वही बाजार हमारे जब क्रय शक्ति जहां पर हमारा माल बिक सके, ठीक है। दूरस्थ क्षेत्र जहां कम जनसंख्या निवास करती है, छोटे बाजारों से युक्त होते हैं। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र वृहद वैश्विक बाजार हैं, क्योंकि इन प्रदेशों के लोगों की क्रय जो क्षमता है वो अधिक है। दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के घने बसे प्रदेशों की वृहद जो है बाजार उपलब्ध कराते हैं। कुछ उद्योगों का व्यापक बाजार होता है, जैसे वायुयान निर्माण और वस्त्र निर्माण, ठीक है। तो मतलब ये इसमें सबसे जो मेन मुख्य बात की गई है कि जब भी हम कच्चा माल उत्पादित करेंगे उसके लिए हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? बाजार। बाजार से स्थिति इन्होंने बताई जहां पर हमारे माल को क्या किया जा सके, हम बेच सकें, ठीक है। उसको और वहां पे लोग क्रय करने की शक्ति ठीक हो तो ज्यादा वो चीजें होती हैं। आगे कहते हैं कि कच्चे माल की जो प्राप्ति तक अभिगम्यता, भाई कच्चे माल की जो प्राप्ति तक तो हमारी पहुंच होनी चाहिए, भाई कच्चे माल तक ये भी जरूरी है। जैसे हमने कहीं उद्योग लगाना है, हमें जैसे लगाना इस्पात का लगाना था, तो हमें कहाँ लगाएंगे? इस्पात का वहाँ लगेंगे जहाँ लोहा अयस्क मिल रहा है। लेकिन अगर हमने वहां की बजाय कहीं दूसरी जगह लगा दिया तो फिर हमारे लाभ तो मिलेगा नहीं, क्योंकि जब आप इतना सारा लोहा अयस्क लेके आओगे गाड़ियों में तो किराया कितना लग जाएगा। जबकि अगर हम वहीं पर उस उद्योग को लगा देते, उस फैक्ट्री को लगा देते, तो वहीं के वहीं ज्यादा किराया नहीं लगता, तो वहीं के वहीं पहले हम संशोधन कर देते, जो इस्पात होगा फिर उसी का किराया लगता, ना कि उसके साथ अन्य चीजों का भी, है ना। यही चीज हमें, ये चीजें बहुत जगह काम आएंगी। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जब आप वेबर की थ्योरी पढ़ोगे तब काम आएगा। अभी हम आगे इसमें उद्योगों के बारे में स्पेशल टॉपिक है हमारा आगे, उद्योग है, परिवहन है, वो चीजें हम पढ़ेंगे, तो स्पेशल टॉपिक दे रखे हैं हमारा, जिसमें हम देखते हैं कि अ, उन चीजों के बारे में समझ विकसित कर रहा है ये टॉपिक हमारा, है ना। तो कच्चा माल कितना इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है कि उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता और सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। एक तो सस्ता होना चाहिए जो भाई कच्चा माल है, और कैसा होना चाहिए? सरलता, तो वहाँ परिवहन योग्य होना चाहिए। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटने वाले पदार्थ, यानी कि अयस्क, जिनमें भाई मिश्रित होती हैं चीजें, पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत के समीप ही स्थित होते हैं, है ना। इन्होंने ये चीज कहा है कि ऐसे जो माल है, कच्चा माल जो अयस्क के रूप में है, अयस्क का मतलब वो उसमें और भी चीजें मतलब शुद्ध नहीं है, वो विशुद्ध है, मतलब उसमें और भी चीजें मिली हुई है, ठीक है। जिसमें हमने आपसे कोई भी चीज आप देख लो, जब और ज्यादातर हम उदाहरण इस चीज में लोहा का ही लेते हैं, लोहा इस्पात बनाते हैं जब, तो लोहा में बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, तो वो उद्योग वहीं पे लगेगा जहां पर वो कच्चा माल मिल रहा है हमें, ठीक है। ठीक है। ये कहता है आगे कि जैसे इस्पात, चीनी, सीमेंट उद्योग। अब देखो चीनी उद्योग कैसे, जैसे गन्ना है, तो गन्ने का, अगर हमें गन्ने से चीनी बनानी है, तो अगर हम चीनी बनाने की काम जो फैक्ट्री वगैरह वहीं लगाएंगे जहाँ गन्ना उत्पादित हो रहा है, तो वहां सही रहेगा, क्योंकि और क्योंकि गन्ने में वजन तो कितना होता है, और चीनी कितनी सी निकलेगी, थोड़ी सी चीनी निकलेगी उसमें, है ना। तो हमारा किराया किसका लगेगा? भाई बाजार तक हमें चीनी तो बेचनी है, तो चीनी का किराया लगेगा, जितना भी जो अवशिष्ट पदार्थ होगा वो साइड हट जाएगा वहां से, तो किराया नहीं लगेगा। तो इस तरीके से बता रहे हैं चीज को, ठीक है। ऐसे सीमेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थानीय उद्योगों के लिए पदार्थ की शीघ्रता नष्टशील एक अनिवार्य कारक है। जो कल भी पढ़ रहे थे कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो नष्ट नहीं होते, और कुछ ऐसे होते हैं जो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, मतलब। कृषि प्रसंस्करण एवं डेयरी उत्पाद क्रम से कृषि उत्पाद क्षेत्रों अथवा दुग्ध आपूर्ति क्षेत्र स्रोतों के समीप ही कहाँ होते हैं? संसाधित होते हैं, मतलब जहाँ बाजार होगा, जहां पर ये चीजें सबसे ज्यादा कहाँ पर जैसे बाजार है, केंद्र है, उसके आसपास की जो पेटी होगी, जिसकी कल बात करते हैं वॉन थ्यूनेन की, जब पेटी यहाँ पढ़ेंगे हम, तो उसमें पहली जो दे रखी है वो दूध और साग सब्जी की दे रखी, पहली प्रथम पेटी,
और दूसरी किसकी, लकड़ी, जलाऊ लकड़ी। तीसरी फसल की है, ठीक है। तो सबसे नजदीक कौन सी हो गई, जो जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं, है ना। उसी तरीके से इन चीजों को समझा रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने चीजें पढ़ी कि बाजार की क्या हमारी अभिगम्यता है, मतलब कहाँ स्थिति ठीक रहती है ना। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? कच्चे माल की जो प्राप्ति है वो की उसकी अभिगम्यता क्या है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अब श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। यही चीज सारे, जब भी आप उद्योग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ोगे, ये चीज बेसिक है। अगर आपको ये आएंगी तो वो जो हम देखते हैं कोई भी, उसका कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसान चीजें हो जाती हैं, ठीक है। अब आप कह रहा है कि श्रम आपूर्ति तक, अगर कहीं हम उद्योग लगा रहे हैं तो वहाँ हमारे लिए श्रम की आपूर्ति भी होनी चाहिए। अगर वहाँ श्रम की आपूर्ति नहीं होगी तो हमारा उद्योग धंधा कैसे चलेगा, तो उसी की बात कर रहे हैं। ये करेंगे उद्योगों की अवस्थिति में श्रम एक प्रमुख कारक है। बढ़ते हुए यंत्रीकरण और स्वचालन और एवं औद्योगिक प्रक्रिया के लचीलेपन ने उद्योगों में श्रमिकों पर निर्भरता को कम कर दिया है। अब थोड़ा ये हो गया कि औद्योगिकरण आ रहा तो श्रमिकों की कम आवश्यकता है, क्योंकि काम कौन कर रही है, मशीनें कर रही है। निर्भरता को कम कर दिया है जो श्रमिकों की। फिर भी कुछ प्रकार के उद्योगों पर अब भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है, तो श्रमिक आवश्यक है। बिना श्रमिक के काम नहीं होगा, लेकिन मशीनों के माध्यम से क्या श्रमिकों की कम आवश्यकता है, तो उसको बता रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि भाई शक्ति के साधन जरूरी है। ये वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, वे ऊर्जा के स्रोतों के समीप लगाए जाते हैं। जैसे एल्यूमीनियम उद्योग, प्राचीन समय में कोयला प्रमुख शक्ति का साधन था, पर आजकल जल विद्युत और खनिज तेल भी कई उद्योगों के लिए शक्ति का महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कहा है कि उद्योग ऐसे ही कोई भी उद्योग नाम ले दो, चाहे जैसे एल्यूमिनियम के ले दिया इन्होंने, कोई बात नहीं। एक आप शक्ति तो आप जानते हो, पहले कोयला का ज्यादा प्रयोग होता था, कोयला इतना है नहीं। तो फिर अब खनिज तेल है, कुछ जल विद्युत बना रहे हैं, तो उस तरीके से इस ऊर्जा के रूप में चाहिए कोई भी, चाहे फैक्ट्री हो सकता, तो उसके लिए ऊर्जा तो चाहिए, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे परिवहन एवं संचार सुविधाओं तक अभिगम्यता, ठीक है। ये कह रहा है कि वहां तक जो हमारी मतलब ये क्या जो सुविधाएं हैं, कौन कौन सी परिवहन संचार, ये क्या रोल निभाती है उस चीज में, ठीक है, उद्योग धंधों में। ये कहता है कि कच्चे माल को कारखानों तक लाने के लिए और परिष्कृत सामग्री को बाजार तक पहुंचाने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं औद्योगिक विकास का अत्यावश्यक है, ठीक है। परिवहन और संचार कौन सी क्रियाएं हैं, तृतीय क्रियाएं हैं, ठीक है। देखो, एक प्रथम और द्वितीय जो क्रिया पढ़ रहे हैं हम, प्राथमिक में हमने नॉर्मल पढ़ा कि जो पहली बार हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं चीजों को। सेकंड में हम क्या पढ़ उनमें परिवर्तन कर दिया। इन दोनों में सेवा के रूप में कौन काम करेगा, परिवहन है, संचार है, इस तरीके से ये तृतीय क्रिया होती है, ठीक है। उसी के बारे में बता रहे हैं। परिवहन लागत किसी औद्योगिक इकाई की अवस्थिति को निश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि परिवहन लागत जो है वो औद्योगिक इस इकाई की अवस्थिति को निश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक है। और ये यही लाइन इतनी बार क्वेश्चन आया है, लेकिन वेबर की थ्योरी से आया है कि वेबर की थ्योरी किस पर अधिक जोर देता है। जब आप पढ़ोगे, आप वेबर की थ्योरी और आर्थिक भूगोल में पढ़ोगे ना आप, तो उसमें आप पढ़ोगे कि परिवहन लागत की औद्योगिक इकाई की अवस्थिति निश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण कारक है, किसने माना है, वेबर ने माना है, ठीक है। और अपने आर्थिक भूगोल में एक महत्वपूर्ण वो दे रखा है हमारे सिलेबस में, ठीक है। आप इसको हाईलाइट कर सकते हो इसी चीज परिवहन लागत वाले को, ठीक है। ये कहता है कि पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण, कहाँ की बात कर रहा है, पश्चिमी यूरोप की। और कहाँ की बात कर रहा है, जो अमेरिका है वो भी, उसका पूर्वी भाग, उसमें क्या हो गया, अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित हो गया है, ठीक है। ये होने की वजह से क्या हो गया, वहां पर जो उद्योग है ना, वो संकेंद्रण अच्छे से हो गया भाई। अब क्या कर सकते हैं हम, यूरोप को अमेरिका से जोड़ सकते हैं। जैसे हम उत्तरी अटलांटिक की बात करेंगे, वहां पे जो जलयान के माध्यम से बहुत अच्छा, और सबसे व्यस्तम जलयान जो मार्ग है वो उत्तरी अटलांटिक, वो भी आएगा। तो ये जितने भी परिवहन के साधन है, इनकी वजह से ही तो एक जगह से दूसरी जगह से जुड़ सकते हैं हम, चाहे वो उद्योगों को लेकर बात करें, चाहे और बहुत सारी चीजों को लेकर बात करें हम, ठीक है। ये कहते हैं कि आधुनिक उद्योग अपृथकीकरण, मतलब पृथक्करण, मतलब यानी कि उसको भी अपृथक्करण मतलब दूर नहीं किया जा सकता, मतलब आधुनिकरण उद्योगों में ढंग से परिवहन तंत्र से जुड़ चुके हैं, मतलब वो अपृथक रूप से, मतलब पृथक नहीं किया जा सकता, वो बिल्कुल जुड़ चुके हैं, किसकी वजह से, जो परिवहन की वजह से। परिवहन परिवहनीयता में सुधार, ये कह रहा है कि समाकलित आर्थिक विकास और विनिर्माण की प्रादेशिक विशिष्टता को बढ़ाता है। उद्योगों के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान एवं प्रबंधन के लिए संचार की भी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। परिवहन और संचार की बात चल रही थी, ये दोनों किसके लिए, निर्माण और विनिर्माण के लिए बहुत आवश्यक है।
तो सिर्फ ये चीजें बता रही है। अगर मैं आपको मोटा मोटा ये भी बताऊँ ना, इसकी मैंने हेडलाइन से भी बताऊँ, तो भी आपकी चीजें समझ देंगे। ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, अब इसके बाद में कहता है कि सरकारी नीति भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है जैसे राजस्थान में कई बार, जैसे और भी बहुत सारे, हम राजस्थान का एक उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे राजस्थान में जो यहाँ का सीएम होगा, मुख्यमंत्री है, वो क्या कहेगा कि भाई वहाँ की जो नीतियां हैं वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उद्योगों वगैरह के लिए। कई बार क्या करती है कि सरकार ज्यादा उद्योग लगाने के लिए क्या है कि उनको छूट देती है कुछ टाइम के लिए, भाई आप जैसे ये टैक्स मत दीजिए, है ना, आपके लिए सस्ते दामों पर हम क्या जो जमीन उपलब्ध करा देंगे, आपके लिए ये चीज कर देंगे, हम फ्री कर देंगे इस तरीके, ताकि हमारे यहाँ लोगों को रोजगार मिल सके, है ना, हमारे यहाँ पर लोग इन्वेस्टर आए विदेशों से। अभी हमारे जो सीएम साहब है वो जापान भी गए थे, है ना, तो जापान गए थे। और इसी तरीके से हमने पहले भी देखा है, जब अभी जब क्या बोलते हैं अडानी वगैरह हैं, हमारे यहाँ अंबानी है, इनकी भी कुछ फैक्ट्रियां कंपनियां भी काम कर रही है, जैसे हम कोरिया की भी कुछ काम कर रही है, तो उस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर इन्वेस्टर आए, तो उससे हमें क्या फायदा होगा, बहुत सारे फायदे होंगे, वो हम आगे भी और डिस्कस करेंगे। तो नीतियां भी है, लेकिन बहुत सी जगह नहीं लगाना चाहिए मान उद्योग, तो नीतियां बहुत प्रभावित करती हैं इस चीज को। ठीक है, संतुलित आर्थिक विकास के लिए सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है। ठीक है, सरकार की जो प्रादेशिक नीति है वो अपना जरूरी है, वो संतुलित होनी चाहिए। ठीक है, आगे कहता है समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता उद्योगों के मध्य संबंध। अब ये समूह जो अर्थव्यवस्था है ना, एक ये वाला शब्द, एक मैं आपसे पहले श्रम आपूर्ति की बात कर रहा हूँ, दो शब्द, एक मैं तीसरी बात की परिवहन की, है ना, तीन, एक तो मैंने परिवहन की बात की, एक मैंने आपको श्रम की बात कर रहा हूं मैं आपसे, और एक समूहन की बात कर रहा हूँ। ये तीनों की तीनों चीजें किससे जुड़ी हुई हैं, ये वेबर की थ्योरी से जुड़ी हुई है, वेबर की थ्योरी, है ना, उससे जुड़ी हुई है। तीनों तीनों शब्दों को मैं दोबारा से एक बार बता रहा हूँ। एक तो उन्होंने सबसे पहले तो क्या कहा, परिवहन, परिवहन है वो लागत मूल्य कम से कम आना चाहिए। फिर उसके बाद में दो चीजें और थी, वो उनकी कुछ कमियां हैं उनके आधार पर दिया था। एक तो दिया था उन्होंने श्रम आपूर्ति के संबंधित, एक दिखा रहा था समूहन। अब समूहन क्या होता है, समूहन अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जैसे बहुत सारे उद्योग, है ना, एक जगह लग जाते हैं, स्पेशल एक क्षेत्र हो जाता है। जैसे मैं हमारे यहाँ देखते हैं, हम मैं अलवर से हूँ, तो MIA एरिया है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं उसको हमारे, मत्स्य वाला। तो वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ कंपनियां एक साथ हैं, तो फिर यहाँ जो सुविधा है ना वो बहुत सारी मिल जाती है ऑटोमेटिक। भाई एक कोई फैक्ट्री अलग हो इन सब से, उसको इतनी सुविधा नहीं मिलेंगी, लेकिन इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं, इतनी सारे यहाँ काम करने वाले, तो यहाँ पे बैंकिंग सुविधा हो, हर तरीके की सुविधा मिल जाती है। तो इससे समूहन से ये फायदा मिल जाता है। ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं हम। समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता या उद्योगों के मध्य जो संबंध है समूहन में, ठीक है, उसकी बात करेंगे। ये कहता है कि प्रधान उद्योग की समीपता से अन्य अनेक उद्योग लाभान्वित होते हैं। ये एक प्रधान उद्योग हो गया, और उसके समीप अन्य कुछ उद्योग होंगे, वो क्या उससे लाभान्वित होंगे। ये लाभ समूहन अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत हो जाते हैं। विभिन्न उद्योगों के मध्य पाई जाने वाली श्रृंखला से बचत की प्राप्ति होती है। जब विभिन्न उद्योगों के मध्य पाई जाने वाली एक श्रृंखला है ना, उससे क्या होगी, बचत होगी, क्योंकि वहां सारी सुविधा हो रही है, हर कच्चा माल भी अच्छे से मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है वहाँ पे। ठीक है, उपरोक्त सभी कारण सम्मिलित रूप से किसी उद्योग अवस्थिति का निर्धारण करती है, उद्योग की अवस्थिति। और उद्योग की अवस्थिति संबंधित कौन सा सिद्धांत था, वेबर की थ्योरी। ठीक है, मैं बार बार वेबर की थ्योरी का क्यों नाम ले रहा हूँ, क्योंकि जब हम आर्थिक भूगोल पढ़ते हैं, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हमारा एक ही सिद्धांत दे रखा है, वो है वेबर की थ्योरी, है ना, न्यूनतम लागत जो या औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत कहते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, है ना। ठीक है, आगे इसमें बॉक्स में एक चीज दे रखी है कि स्वच्छंद उद्योग। अब स्वच्छंद उद्योग क्या होते हैं, स्वच्छंद उद्योग ऐसे होते हैं जिसमें कल पुर्जों को जोड़ के कोई चीज बनाई जाती है। जैसे हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई आइटम बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ अलग अलग पार्ट्स की जरूरत होती है, बने बनाए पार्ट्स ले आएंगे हम। जैसे हमने एक नॉर्मल एक चाहे साइकिल देख लो, एक बाइक देख लो, बाइक किसको नहीं बनानी है, उसका अलग अलग पार्ट्स ले आए वो बंदा, वो बने बनाए मिल जाएंगे मार्केट में, मिल गए तो उनको एक साथ जोड़ा और उसको बना दिया इस तरीके से। जैसे वायुयान बनेगा, वायुयान के अलग अलग पार्ट्स ले लिए, तो उस समूह मतलब स्वच्छंद, मतलब इनको कहीं भी आप, मतलब स्थिति के राजा बोलते हैं इसको, आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, मतलब ठीक है, क्योंकि इसमें कच्चा माल आपको, भाई कच्चा माल की भी जरूरत नहीं है, आपको क्या लाना है, जो बना बनाया माल है बस उसके पार्ट्स लेकर आने हैं। उस तरीके से बात कर रहा है, क्योंकि इसमें कहता है कि स्वच्छंद उद्योग व्यापक विधि विविधता वाले स्थानों में स्थिति होते हैं। विविधता मतलब अलग अलग चीजें होती है जो, है ना, यह किसी विशिष्ट कच्चे माल जिन पर भार में कमी हो रही है अथवा नहीं,
पर निर्भर नहीं है, मतलब कच्चे माल पर निर्भर नहीं है। क्यों? क्योंकि तो पार्ट्स लेकर आया बने बनाए पहले से। ये उद्योग संघटक पुर्जों, मतलब पुर्जों, कल पुर्जों में बता रहा, पर निर्भर है, पुर्जों पर निर्भर है, जो संघटक पुर्जे हैं, ठीक है, जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इनमें उत्पादन कम मात्रा में होता है एवं श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते। अब प्रदूषण कैसे फैलाएंगे भाई? हम जो पार्ट्स लेकर आ रहे हैं, हम तो पार्ट्स लाए, हमने जोड़ा और बना दिया। चाहे बच्चों के खिलौने ले लो, कुछ बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक साइकिल का उदाहरण ले लो आप, अलग अलग स्टैंड अलग लिया, टायर अलग जगह, ऐसे पार्ट्स लेकर आपने कस के उसको दे दिया, साइकिल बना दी। अब आपका प्रदूषण थोड़ी होगा इससे, ठीक है। इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता होती है। ये कह रहा है कि इनकी जो स्थापना में महत्वपूर्ण कारक कौन सा? सड़कों का जाल। इसके स्वच्छंद के लिए भाई, पास लाने के लिए बस एक परिवहन जरूरी है, वो हर उद्योग में जरूरी है। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने इसमें कई चीजें पढ़ी, जैसे अब समूहन को भी पढ़ लिया हमने, सरकारी नीतियों को पढ़ लिया, प्रभावित करती है ना। परिवहन को भी पढ़ लिया, शक्तियों को पढ़ लिया इसमें, है ना, श्रम आपूर्ति को पढ़ लिया, कच्चे माल को पढ़ लिया, बाजार की स्थिति को पढ़ लिया हमने। तो ये चीज हमने पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब आकार में बड़े छोटे हो सकते हैं, उस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक टेबल आएगी, उसको हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में आगे चलेंगे, ठीक है। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण उनके आकार, कच्चा माल, उत्पाद, स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। मतलब हम इनका वर्गीकरण करेंगे आकार का आधार, आकार का आधार पर अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें कच्चा माल, कच्चा माल के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं भाई, ठीक है। उसके अलावा ये बात करें स्वामित्व के आधार पर, तो ये भी अलग अलग हो सकते हैं। तो आकार का आधार पर हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अब यहाँ से आप आगे आ जाइए, नेक्स्ट जो एक चार्ट दे रखा है उस पर आ जाइए आप एक बार। आगे होंगे जिसका 6.1 उद्योगों का जो वर्गीकरण है उसको देखते हैं सबसे पहले। ये कहता है उद्योगों का वर्गीकरण, इसके कुछ आधार दे रखे हैं। जैसे आकार के आधार पर हम उद्योगों को देखेंगे, फिर देखेंगे कच्चे माल के आधार पर, फिर देखेंगे उत्पाद जो है उसके आधार पर, फिर स्वामित्व के आधार पर। इनको कैसे कैसे बांटा गया है? जैसे आकार के आधार पर, जैसे कुटीर उद्योग हो सकते हैं। कुटीर उद्योग होते हैं सबसे, जो गृह उद्योग बोलते हैं जिनको, मतलब जो घर पे जो मतलब बहुत निम्न स्तर पर किए जाते हैं, इनका खपत भी निम्न स्तर वहीं पे हो जाता है, आसपास है ना, वहीं पे। ये मतलब अपने खुद की यूज के जीवन, मतलब जीवन यापन के लिए ज्यादा करते हैं ये, मतलब ये लगा लो इसको कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग कहते हैं, जो गृह उद्योग, ठीक है। इसमें कलाकृति वगैरह आ जाती है, जैसे मुड्डी वगैरह बनाते हैं, है ना, ये चीजें छोटी मोटी चीजें। उसके बाद में सेकंड क्या आता है? छोटे पैमाने के उद्योग, मतलब मध्य वाला कह सकते हैं हम इनको, ठीक है। मतलब कुटीर के बाद मध्यम, मतलब आकार की बात कर रहे हैं हम, अगर उद्योगों को बांटेंगे हम, एक तो कुटीर उद्योग हो गए, एक छोटे पैमाने में लघु वाले हो गए, मध्यम वाले बोलते हैं जिनको, एक बड़े पैमाने के उद्योग, एक बड़े पैमाने पर हो जाते हैं जो है ना उद्योगों को। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं? अभी वर्गीकरण देख रहे हैं। हमने मोटा मोटा देखा कि भाई आकार का आधार, फिर हम देखेंगे कच्चे माल का आधार पर। अब कच्चा माल भी अलग 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 तरीके से हो सकता है, कैसे हो सकता है उसको भी देख लेते हैं। इसमें कहता है कि ऐसे उद्योग भी हो सकते हैं जो कृषि पर आधारित हैं, जैसे चीनी। चीनी किससे बनेगा? गन्ने से। वनस्पति तेल है, वो आजकल आप जानते हो वनस्पति के अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं। सूती वस्त्र है, कॉफी, चाय, रबड़, ये चीजें कृषि आधारित उद्योग है, जो कृषि पर आधारित है, ठीक है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे खनिज पर आधारित। खनिज पर आधारित हो सकते हैं दो तरीके से, या तो वो धात्विक हो सकते हैं या फिर अधात्विक हो सकते हैं। और धात्विक में भी दो हो सकते हैं, या तो लोह वाले या अलोह वाले। और जब आप उद्योगों को स्पेशल पढ़ोगे, तब इसका जो वर्गीकरण है ना, लोह और अलोह, इसमें से क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। बहुत सारी चीजें जो निकिल वगैरह है, टंगस्टन है ना, और कोबाल्ट है, ये सब लोहो के अंश पाए जाते हैं, तो इसे लोहो वाले हो जाते हैं। अलोह वाले जो तांबा है, सोना है, एल्यूमिनियम है, ये रत्न वगैरह, आभूषण वगैरह, ये चीजें हैं। और अधात्विक में जो राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं अधात्विक खनिज जो है, ये जैसे सीमेंट है, चीनी वगैरह। इनमें फर्क क्या होता है धात्विक और अधात्विक में? धात्विक और अधात्विक में एक अंतर है मोटा मोटा, जब इनको हम पीटेंगे या कूटेंगे, तो इनमें जो तन्यता है ना, मतलब ये बढ़ जाएंगे, टूटेंगे नहीं, ये बढ़ जाएंगे। मतलब जैसे हम किसी चीज लोहा का कूटते हैं तो वो थोड़ा बढ़ जाता है ना, मतलब साइडों में। जबकि अधात्विक इसको तोड़ेंगे ना तो ये फूट जाएगा, मतलब ये खेरों में बदल जाएगा। मतलब इस तरीके से एक पत्थर को आप तोड़ोगे, आप मुल्तानी को तोड़ोगे, मुल्तानी बार बार आ रही है ना, समझ रहे हैं तो मुल्तानी को आप तोड़ोगे तो उस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हो, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? कच्चे माल के आधार पे। क्या क्या पढ़ा हमने? कृषि पढ़ लिया, खनिज पढ़ लिया, ऐसे रसायन पर आधारित, जैसे पेट्रो रसायन है, प्लास्टिक है, कृत्रिम रेशा है, नमक है, रसायन उर्वरक है, ठीक है। ये उद्योग हैं, इन इन आधारों पर। इन आधारित भी होते हैं, जैसे इमारती लकड़ी बनाते हैं हम, लाख है, लाख
की प्राप्ति होती है, ठीक है। और उस तरीके से तारपीन का जो तेल है वो है, कागज है, कागज भी किससे बनता है भाई, लकड़ियों से, वन से बनता है, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं पशु आधारित, पशु आधारित, तो पशु आधारित का मतलब हो गया जो पशु का आधारित, तो जैसे चमड़ा उद्योग है, ऊन उद्योग है, ठीक। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम उत्पाद के आधार पर। उत्पाद दो होते हैं, एक तो मूलभूत और एक होता है उपभोक्ता सामान। मूलभूत जो होते हैं ना वो उत्पाद, उसका मतलब है कि जो मेन जो मशीन होगी ना, जो जो वस्तुओं का निर्माण करेगी, मतलब उपभोक्ता की वस्तुओं का निर्माण करेगी, वो जो मूलभूत मशीन है, ठीक है, ठीक है, वो चीज है। तो उत्पाद का जो मूलभूत होगी वो होगी कौन से, जो उद्योग के लिए मशीनें आती हैं, और उपभोक्ता सामान वो होगा जो वो मशीन उपभोक्ताओं के लिए जो चीजें बनाएंगी। बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं, चाहे बिस्किट हो, वस्त्र हो, वाहन हो, कोई भी चीजें हो। मूलभूत का मतलब आप समझ गए, वो मशीन है जो इन चीजों को बनाएंगी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं स्वामित्व। स्वामित्व का आधार पर कैसे हो सकते हैं, सार्वजनिक हो सकते हैं, जिस पर अधिकार किसका होगा, सरकार का होगा। फिर हो रहा है निजी, निजी मतलब किसी प्राइवेट इंसान, मतलब कोई भी हो सकता है ना, वो व्यक्ति। संयुक्त मतलब दोनों का मिला जुला रूप, उस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा अभी मोटा मोटा, हमने पढ़ा उद्योगों का वर्गीकरण, ठीक है। वर्गीकरण हमने किस किस आधार पर पढ़ा है, आकार का आधार पर, कच्चे माल का आधार पर, उत्पाद के आधार पर और स्वामित्व का आधार पर। अब इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कुटीर उद्योग को पढ़ेंगे हम, फिर छोटे पैमाने वाले, बड़े पैमाने वाले, फिर ये किस किस आधार पे। तो ये टॉपिक कंप्लीट खत्म हो जाएगा जैसे हम इसको पढ़ेंगे। अब कोई ऐसा है कोई जो रीडिंग कर सके इसको थोड़ा सा, मैडम कीवी मैम आएगी, कीवी मैम अगर आप फ्री हो तो आप पढ़ सकते हैं, या फिर जैसे भी कोई लगे थोड़ा सा। सर आप मेरे को थोड़ा बता दो कहाँ से पढ़ना है। जी मैम, ये पढ़ रहा है हमें पेज नंबर 45 पर, विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण है। अच्छा, एक बार, हाँ एक बार ये देखो अभी आप। आपने ये डिस्क्राइब कर दी जो बनी हुई है। हाँ वो जो टेबल थी ना उस साइड में, वो तो मैंने बता दिया। तो आप तो इसको पढ़ के ना बस इस पास जाइए, आकार पे आधारित उद्योग है जो, उसको पढ़ना है। अच्छा जी मैम। अच्छा, आकार के आधार पर हमने तीन भागों में बांटे थे, कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के और बड़े पैमाने के उद्योग। तो कुटीर में तो हो गई थी कलाकृतियां, जो अपने घरों में अपने लेवल पे कलाकृतियां बना रहे। अब हम कुटीर उद्योग को पढ़ेंगे। यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है, इसको अंडरलाइन कर लो, कुटीर उद्योग। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं, यानी कि एक कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन बना रहा है, स्थानीय माल है, उसको वही खेत में खुदाई करी, मिट्टी निकाली, तो स्थानीय कच्चा माल है, उसको वही उपलब्ध हो। एवं साधारण औजार द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपनी दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन कर। ये ऐसी चीज है जो वो जो बनाएगा, जो मिट्टी के बर्तन बनाएगा, वो डेली यूज में आने वाली चीज है। उसका मार्केट भी वही है, वही गांव के लोग खरीद के माल की खपत हो जाएगी। तैयार माल का या तो वे स्वयं करते हैं या इसे स्थानीय गांव के बाजार में क्रय कर देते हैं। तभी ये अपने उत्पादों की अदला बदली भी करते हैं। जैसे कि पुराने टाइम में तो ऐसे लेन देन होता था, जो काश्तकार होता था, किसान होता था, उसके पास अनाज होता था, तो वो बाकी जिन भी लोहार से, कुम्हार से जो भी चीजें लेता था, तो अनाज के बदले ले लेते थे पैसे। तो पहले ये लेन देन चलता था अपने अपने उत्पादों। पूंजी एवं परिवहन इन उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करते। सही बात है। एक कुम्हार को अपना स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, उसको एक चकला चाहिए और चाहिए। तो पूंजी की भी जरूरत नहीं है, परिवहन की भी कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है एवं अधिकतर उपकरण स्थानीय लोगों को नहीं देते। तो हमें क्या क्या मिला, कुटीर उद्योग स्थानीय स्तर पर होते हैं, इनमें ना तो ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है और ना ही परिवहन पर डिपेंडेंट। अब देखो, इस उद्योग में दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाइयां, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते एवं लघु उद्योग। इसके अतिरिक्त पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन एवं ईंटें, चमड़े से कई प्रकार का सामान बनाया जाता है। सुनार, देखो इसमें बहुत बहस होती है, सुनार सोना चांदी तांबे से आभूषण बनाता है। इसमें बात आती है कि भाई ये तो बड़ा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तनिष्क है, मान लो तनिष्क की लगा लो, ये थोड़ी ना है कि उनको बहुत बड़ा उन्होंने फैक्ट्री लगा रखी है, वहां पे हजारों मजदूर काम कर रहे हैं, नहीं। वो भी क्या करते हैं, टेंडर देते हैं, छोटे छोटे जो सुनार होते हैं उनके लिए काम करते हैं। तो ये लघु उद्योग में ही आएगा, कुटीर उद्योग। अपने गाँवों में होती है छोटे छोटे सुनार की दुकानें होती है, वो अपना वही बना रहा होता है। तो जो सुनार है, जो सोना, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया बड़े लेवल पे बात ही हो रही है, स्थानीय खपत। सुनार सोना चांदी तांबे से आभूषण, तो ये याद रखना। आप आगे जब ये चीजें आएंगी ना दोबारा, तो फिर इसमें मैम कंफ्यूजन एक आएगा। सेकंड, एक सेकंड मैम, आप सभी को आवाज सही आ रही है मैम की, प्रॉपर आ रही है क्या, कोई भी एनीवन सर बताए। थोड़ी सी मतलब मैं कर कम आ लूंगी रही सर है। आवाज, तो ठीक है, एक सेकंड। हाँ मैम थोड़ा सा, हाँ मुझे लगा इसलिए मैंने पूछा, कभी मुझे आ रही हो, थोड़ा सा आप थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए हमारी। मुझे जी रही मैम। होगी, हाँ देख मैंने।
हाँ, मैंने म्यूट मैम लगा दिया। कुछ शिल्प की जी मैम वस्तुएं बांस एवं स्थानीय वन से प्राप्त लकड़ी से भी बनाई जाती है। तो सही है, खादी वाला जो काम होता है वो भी इसी में ही आता है। कुटीर हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं छोटे पैमाने के उद्योग, यानी कि कुटीर से थोड़ा बड़ा। यह कुटीर उद्योग से भिन्न है। इसके उत्पादन की तकनीकी एवं निर्माण स्थल घर से बाहर कारखाना दोनों कुटीर उद्योग से भिन्न होते हैं। यानी कि इसमें जो तकनीकी यूज हो रही है और जो इसका निर्माण स्थल है, वो दोनों जो कुटीर उद्योग में पढ़े थे, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि तकनीकी की आवश्यकता नहीं होती, अपना मतलब खुद ही बनाते हैं वो लोग, कि भाई ऐसा नहीं उसको कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी सीख के आनी पड़ेगी कहीं से, नहीं। वो अपने घर में ही बनाते हैं, घर के लोग ही बनाते हैं। लेकिन यहाँ अलग है, इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है एवं अर्धकुशल श्रमिक व शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मतलब कुटीर उद्योग आप देखोगे ना, हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू कोई बहुत स्पेशल नहीं होता, पर वो बहुत अच्छी अच्छी कला का प्रदर्शन कर देते हैं। कईयों को पेंटिंग जबरदस्त आती है, जबकि आईक्यू लेवल पे आप उनको देखोगे तो बहुत पिछड़े हुए हैं। तो उसमें क्या हो रहा था, अ, कि इतना चाहिए नहीं था ब्रेन वगैरह का, लेकिन यहाँ पे अर्धकुशल श्रमिक होने चाहिए, यानी कि वो ऐसे जिनको आप कुछ नया सिखाना चाहो तो कैपेबल हो कि वो सीख सके। वो कोई नई टेक्नोलॉजी आई, जैसे पहले पुराने टाइम में जो सूत धागा वगैरह बनाते थे, वो ठीक है, वो अपना कतला वतली करके बनाते थे, लेकिन उसको अपडेट करके टेक्नोलॉजी आई है तो वो कैपेबल हो कि तुम उसे नया सिखा सके। तो इसमें प्रॉपर कुशल नहीं, अर्धकुशल श्रमिक एवं शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का भी प्रयोग करते हैं। बिजली से चलने वाली छोटी छोटी मशीनें हो सकती है। रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं, जिससे स्थानीय वस्तु की क्रय शक्ति बढ़ती है। भारत, चीन, इंडोनेशिया एवं ब्राजील जैसे देशों में अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस प्रकार के श्रम सघन छोटे पैमाने के उद्योग प्रारंभ किए। आप एक कंट्री देख सकते हो, दक्षिण पूर्व एशिया के हैं, भारत, चीन, इंडोनेशिया और ब्राजील आ गया। तो ये वो कंट्री जहाँ पे छोटे पैमाने के उद्योग मतलब सक्रिय है। ठीक है, ये लाइन अंडरलाइन कर लेना। जी अब आ मैम जाता ये है बड़े। हाँ, एक सेकंड जी मैम, मैं हाँ थोड़ा सर। सा आपको थोड़ा बीच में, ये जो क्वेश्चन आया है बिल्कुल बहुत अच्छा है। इसमें ये दे रखा है ना कि रोजगार का अवसर इस उद्योग से अधिक है, मतलब छोटे पैमाने या लघु कह सकते हैं हम इसको। और इसमें क्या हम्म कर रखा है, भारत और चीन। आपको केवल हम देखते हैं जो चीन में सबसे ज्यादा उद्योग, मतलब कौन से हैं जो जो अपने उद्योगों के माध्यम से क्या जो रोजगार के उपलब्ध जो साधन करा रहे हैं, वो जो लघु वाले हम पढ़ रहे हैं ना, वो सबसे ज्यादा भारत में भी, चीन में भी, इंडोनेशिया में भी, ब्राजील में, ये स्पेशल उदाहरण है। और इनका नाम देकर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा जो है अवसर कौन से उद्योगों से मिल रहा है, ना कि वृहद, हम्म। ना कि बिल्कुल कुटीर, मध्यम वाले, ये चीजें। जी मैम नेक्स्ट ठीक है। हाँ, तो ये इन कंट्रियों में जो रोजगार है वो लघु उद्योग, सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ, छोटे पैमाने के उद्योगों से प्राप्त हो रहा है। अब इससे आ जाता है बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग के लिए क्या चाहिए? विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, शक्ति के साधन, वहाँ अर्धकुशल श्रमिकता, यहाँ पर कुशल ट्रेंड श्रमिक चाहिए उनको, विकसित प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पादन एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। पिछले 200 वर्षों में इसका विकास हुआ है। ये बड़े पैमाने के उद्योग मतलब कब से आए? लगभग 200 से जो औद्योगिक क्रांति आई थी उसके बाद से ये बड़े पैमाने के उद्योग लगने स्टार्ट हुए। पहले यह उद्योग देखो कहाँ थे? ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए के पूर्वी भाग एवं यूरोप में लगाए गए थे, परंतु वर्तमान में इसका विस्तार विश्व के सभी भागों में हो गया है। यानी कि शुरुआत हुई थी ग्रेट ब्रिटेन से, पहले औद्योगिक क्रांति आई थी यूएसए के पूर्वी भाग में, यूरोप में। तो ये आप देख सकते हो कि बड़े पैमाने के उद्योगों की शुरुआत यहाँ से हुई थी और लगभग 200 वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को उनके वृहद पैमाने पर किए गए निर्माण के आधार पर दो बड़े समूह में बांटा गया। अब वो दो समूह कौन से हैं? परंपरागत रैत औद्योगिक प्रदेश जिनके समूह कुछ अधिक विकसित देशों में है, और दूसरा है उच्च प्रौद्योगिकी वाले वृहद औद्योगिक प्रदेश जिनका विस्तार कम विकसित देशों में। मुझे ये ज्यादा अच्छे से समझ नहीं। ये मैम परंपरागत। ठीक। हम्म, हाँ करो सर explain। जी मैम, अभी हम उद्योगों की बात कर रहे थे। उद्योगों में इन्होंने क्या कहा है कि जो दो बड़े समूह में बांटा है इनको, वृहद उद्योगों को। ये कह रहा है परंपरागत रूप से वृहद उद्योगों, जो औद्योगिकरण प्रदेश है जिनमें समूह कुछ अधिक विकसित देशों में है, मतलब अधिक जो विकसित देश है ना उनमें है परंपरागत, कुछ वृहद उनकी बात करें। जबकि उच्च टेक्नोलॉजी ये विकसित देशों की, मतलब एक तो होते हैं जो मतलब इतने अधिक कुछ विकसित हुए, मतलब जैसे विकासशील हम बात करते हैं वहाँ परंपरागत चीजें चल रही हैं। लेकिन जो उच्च टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं वो क्या है, मतलब उनकी जिनका विकास कहाँ कम हो रहा है, विस्तार मतलब कम, विस्तार कहाँ कम हो रहा है, तो वो कह रहा है विस्तार कम विकसित हो रहे होते देश, मतलब
जो विकसित, अब इसको आप छोड़ थोड़ी देर के लिए, आप विकासशील नॉर्मल, हाँ, विकासशील हाँ देश बोल सकते हैं, हाँ, कम अब इसमें विकसित बेस थोड़ा सा विकास। आपको अलग लगेगी। हाँ, हुँ, विकासशील और विकसित देशों में आप समझ सकते हो, विकसितों में जो हुँ, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इस्तेमाल दूसरे को देखते हैं हम, विकासशील देशों में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। अब आप देखोगे जब उद्योग वगैरह को पढ़ेंगे ना हम, जब आगे हमारी स्पेशल टॉपिक दे रखा है भाई, विश्व के औद्योगिक प्रदेश, जब आप देखोगे कि दक्षिणी अमेरिका को देख लो आप, ठीक है, अफ्रीका को देख लो आप, ऐसे ये महाद्वीप है, इनमें उद्योग ज़्यादा बड़े पैमाने पर विस्तारित नहीं हुए, आप पढ़ोगे नहीं ज़्यादा इनके बारे में, उद्योगों की बता रहा हूँ मैं। मतलब ये 2 महाद्वीपों को जो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है कि यहाँ पर उद्योग नहीं पढ़ोगे आप, लेकिन इसके अलावा जब आप पढ़ोगे ना, उत्तरी अमेरिका में बहुत वृहद पैमाने पर जो उद्योगों का निर्माण हुआ है, आप औद्योगिकरण प्रदेश पढ़ोगे, वहाँ पढ़ोगे, आप यूरोप में पढ़ोगे, आप एशिया में पढ़ोगे, लेकिन अफ्रीका में टेक्नोलॉजी नहीं है इतनी, ऐसे दक्षिण अमेरिका में, तो उस तरीके से हम वो चीज़ें जोड़ते हैं। जी मैम। अब आ जाते हैं कच्चे माल पर आधारित उद्योग। ये तो थे आकार के आधार पर, अब कच्चा माल किस प्रकार का लग रहा है। तो कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण 5 शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। पहला है जो कृषि पर आधारित है, खनिज पर आधारित है, रसायन पर आधारित है, वन आधारित है या फिर पशु आधारित है। तो कच्चे माल के आधार पर 5 प्रकार है। अब आ जाते हैं सबसे पहला कृषि आधारित। खेतों से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल में बदलकर विक्रय हेतु ग्रामीण एवं नगरीय बाजारों में भेजा जाता है। कच्चा माल कहाँ से प्राप्त हुआ? खेत से। और उसको कहाँ बेचा जा रहा है? ग्रामीण और नगरीय बाजार में। प्रमुख कृषि आधारित उद्योग में भोजन तैयार करने वाले उद्योग। अब देखो कृषि से क्या चीजें मिलेंगी और हम क्या बना सकते हैं। शक्कर, गन्ना मिलेगा कृषि से, तो ये हो गया। अचार, फल सब्जी सब कृषि आधारित है। फलों के रस, पेय पदार्थ जैसे कि चाय, कॉफी, कोकोआ, मसाले, तेल एवं वस्त्र। वस्त्र कौन से? सूती वस्त्र, जो क्या बोलते हैं, प्राकृतिक जो रेसे है, जैसे कि सूती वस्त्र, रेस, जूट तथा रबड़ उद्योग। यानी कि हर वो क्या उद्योग जो कृषि पर आधारित है, ये सारे आगे बता दिया गया है। भोजन प्रसंस्करण क्या होता है? कृषि से तैयार खाद्य में मलाई, क्रीम का उत्पादन, डिब्बा खाद्य, फलों से खाद्य तैयार करना एवं मिठाइयाँ सम्मिलित की जाती है। यानी कि क्या मतलब, कृषि से तैयार खाद्य माल में जैसे क्रीम बनी है, कोई भी खाने की चीज है, आजकल हम देखते हैं खराब नहीं होती, उसको डब्बे में पैक करके रख दिया जाता है, वो खराब क्यों नहीं हो रही? तो वही बता रहे हैं कि उस भोजन को कैसे प्रिजर्व किया गया है, कि कैसे उसको सुरक्षित रखा जा रहा है। तो जो भोजन प्रसंस्करण वाली चीजें आएंगी वो कृषि आधारित है, क्योंकि डिब्बे में क्या है? खाद्य पदार्थ है, खाने वाली चीज है, वो कहाँ से आई है? वो कृषि से आई है। तो फलों से खाद्य तैयार करना। और डेयरी उद्योग, मुझे समझ में नहीं आया मिठाइयाँ इसमें क्यों आई है, क्योंकि मिठाइयाँ मुख्य रूप से दूध से बनती है। चलो और भी किसी प्रकार की हो सकती है, बेसन से भी हो सकती है। तो मिठाइयाँ आप देखोगे तो कृषि आधारित है। इसमें अगर डेयरी उत्पाद लिखा हुआ होता तो वो पशु आधारित चला जाता। यहाँ पे सिर्फ मिठाइयाँ लिखी हुई है। खाद्य को सुरक्षित रखने की कई विधियां प्राचीन काल से भी चली आ रही। भाई अचार तो हम बहुत पुराने टाइम से देख रहे हैं, जैसे उनको सुखाकर बहुत सी राजस्थान में सांगरी वगैरह जो सुनी हुई है कि भाई उनको सुखाकर स्टोर करके रखते हैं। संधान करना या अचार के रूप में तेल या सिरका आदि डालना, यानी कि जब किसी चीज को तेल में डाल देते हैं, सिरका में डाल देते हैं, तो उसमें जो जीवाणु विषाणु कीटाणु है वो उसको खराब नहीं कर पाते, क्योंकि वो उन तेल में डेवलप ही नहीं होते। पर इन विधियों का औद्योगिक क्रांति के पूर्व सीमित उपयोग ही होता था। मतलब कि अचार किस लेवल पे बनाया जाता? अपना घर का खा ले, इतना ही। कौन बेचने निकलता था? कोई बेचने थोड़ी ना जाता था। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति आ गई तो अब वो चीजें क्या है, स्टोर करके तुम बहुत लंबे टाइम तक रख सकते हो, उसको सेल कर सकते हो, देश विदेश के कोनों में भेज सकते हो। तो अब इसका उपयोग बहुत बढ़ गया है। कृषि व्यापार एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। वित्त पोषण प्राय वह व्यापार करता है। इसकी मुख्य रुचि कृषि के बाहर हो। अच्छा, देखो कृषि व्यापार वाली व्यापारिक कृषि है, वो कौन कर रहा है? एक चाय बनाने वाली कंपनी है, वो क्या करेगी? वो उस क्षेत्र में कहेगी कि भाई, वो खुद कृषि नहीं करना चाह रही, वो उस क्षेत्र में लोगों को कहेगी कि भाई तुम ये बीज लगाओ, जो भी तुम्हें सहायता चाहिए होगी वो हम देंगे। वो कंपनी खुद कृषि नहीं कर रही है, पर वो लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि तुम हमारे लिए माल तैयार करके दो, तुम्हें जो पूंजी चाहिए, जो निवेश चाहिए, वो हम देंगे तुम। तो कौन करेगा व्यापारिक कृषि में पोषण? जिसकी रुचि कृषि से बाहर है, वही है ना। कंपनी को कृषि से थोड़ी ना लेना देना, उसको तो वो माल चाहिए, उसके लिए वो हेल्प कर रही है। कृषि व्यापार फार्म से आकार में बड़े, यंत्रीकृत,
रसायनों पर निर्भर एवं अच्छी संरचना वाले होते हैं। इनको कृषि कारखाने कहा जाता है। यानी कि कृषि मतलब कारखाना क्या होता है जिसमें एक निश्चित दशा में, निश्चित कंडीशंस में ताप दाप जो भी उनका होता है सब कंडीशन रहता है। हाँ ये इतना होना चाहिए, ये ऐसा चाहिए। तो जहाँ भी मतलब नियमों में बंधी हुई चीजें हो रही है, कृषि यहाँ पे ऐसी हो रही है ना कि हर चीज का है कि भाई ये रसायन देना है हमें, यंत्रीकृत चीजें हैं सारी, तो वो कृषि कारखाना कृषि हो जाती है, कृषि कार। दूसरे हो जाते हैं खनिज आधारित उद्योग। इन उद्योगों मैम में खनिजों। एक हाँ सर। जी, हाँ आप ये कह रहे थे अच्छा ये जो पेठा की मिठाई बनाते हैं ये किससे बनती है पेठा? सर, फल से बनती है ना। फल पेठा से फल बनती होता है। है, घिया घिया जैसा फल होता है कोई। हाँ, तो उसकी कृषि की जा सकती है फलों की। हाँ हाँ तो उससे संबंधित है वो मिठाई जो आप बता रहे थे ना कि मिठाई क्यों दी गई है, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं हाँ जो कहीं ना कहीं उससे चीज जुड़ी रहती है, इसलिए ठीक है हाँ। मैम। नहीं, बाद में मेरे को याद आ गया था, जलेबी जो है वो बेसन से बनती है। हाँ ठीक। देखो मैं गलत भी हो सकती हूँ, मुझे लगता है शायद बेसन से ही। खनिज आधारित उद्योग। इन उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में, यहाँ पे कच्चा माल क्या है, खनिज है। कुछ उद्योग लौह अंश वाले धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं। धात्विक खनिज हो गए जिनमें लौह अंश है, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग, जबकि कुछ उद्योग अलोह धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, तांबा एवं जवाहरात उद्योग है। तो ये सारे खनिज ही सीमेंट, मिट्टी के बर्तन आदि उद्योगों में अधात्विक खनिजों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी भी तो सिलिका होती है, खनिज ही है ये भी एक। ठीक है। ये खनिज आधारित उद्योग हो गए कौन से, लौह उद्योग, अलोह उद्योग। अलोह उद्योग में कौन से आ गए, जिसके एल्यूमिनियम, तांबा, जवाहरात उद्योग, सीमेंट उद्योग, मिट्टी के बर्तन, ये सारे खनिज आधारित। अब अगर अगर आप मतलब मिट्टी के बर्तन को लेके ज्यादा मतलब सोचना नहीं है कि भाई, क्योंकि आप इसके अलावा जो और ऑप्शन दिए उनमें से किसी में भी नहीं रख सकते, क्योंकि मिट्टी में क्या होता है, सारे खनिज मिट्टी में ही तो मिलते हैं। तो मिट्टी भी खुद में एक खनिज ही है। मिट्टी के बर्तन। रसायन आधारित उद्योग। इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि पेट्रो रसायन उद्योग में खनिज तेल का उपयोग होता है। पेट्रो रसायन उद्योग में क्या होता है कि जो अपना जो पेट्रोल निकलता है ना, वो ऐसे ही थोड़ी ना निकलता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वासलिन सब मिक्स करके निकलता है। उसके बाद हम उसको परिष्कृत करते हैं। अलग अलग चीजें, अलग अलग टेम्परेचर, ताप दाप पे वो सेपरेट हो जाती है। तो पेट्रो रसायन उद्योग है, तो ये रसायन आधारित उद्योग है। जैसे पेट्रोलियम पूछे तो रसायन आधारित उद्योग है। नमक, गंधक एवं पोटाश उद्योगों में भी प्राकृतिक खनिजों को काम में लेते हैं। नमक आ गया, गंधक यानी कि सल्फर हो गया, पोटेशियम उद्योगों में भी प्राकृतिक खनिजों को काम में लेते हैं। कुछ रासायनिक उद्योग लकड़ी एवं कोयले से प्राप्त कच्चे माल पर भी निर्भर है। ठीक है। रसायन उद्योगों के अन्य उदाहरण हैं कृत्रिम रेस बनाना, प्लास्टिक निर्माण इत्यादि। जो आप कृत्रिम रेस से देखोगे ना, ये भी मतलब जो पेट्रोलियम बहुत से होते हैं, वो तो जो पेट्रोलियम से जो कचरा वचरा बचता है या जो भी जो पेट्रोलियम अपना निकल के आ रहा है, उनसे भी अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। जब आप पढ़ोगे नायलॉन का सूत्र पढ़ते हो, तो वो क्या है, सूत्र है उस चीज का, यानी कि उसमें सारी चीजें होती है। SO2 प्रोवाइड की जाएगी, उसके बाद उस रेसे को निकाल के दूसरे एसिड में डाला जाएगा। तो वहां पे सारा खेल रसायनों का ही हो रहा है। तो जो कृत्रिम रेसे हैं वो आएंगे रसायन उद्योग में। प्लास्टिक है, वो भी एक रसायन चीज है, उसका एक स्पेशल फॉर्मूला होता है। तो सारा ये रसायन वाले हो गए। और जो आप ये देख रहे हो ना, कृत्रिम रेसे, इनमें कोयले का भी उपयोग होता है। आप जब पढ़ोगे कि वस्त्र कैसे बनते हैं, लकड़ी का भी उपयोग होता है, लकड़ी से भी रेसे निकाले जाते हैं, कोयले से भी किया जाता है। तो ये सब पूरे रसायन, जो भी रसायन पर आधारित है वो सारे रासायनिक उद्योग। वनों पर आधारित उद्योग। वनों से प्राप्त कई मुख्य एवं गौण उपज कच्चे माल के रूप में उद्योगों में प्रयुक्त होती है। फर्नीचर उद्योगों के लिए इमारती लकड़ी, कागज उद्योग के लिए लकड़ी, बांस एवं घास तथा लाख उद्योग के लिए लाख वनों से ही प्राप्त होती है। फिर आ जाते हैं लास्ट में पशु आधारित उद्योग। चमड़ा एवं ऊन पशुओं से प्राप्त प्रमुख कच्चा माल है। चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा एवं ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए ऊन पशुओं से ही प्राप्त होती है। हाथी दांत उद्योग के लिए दांत भी हाथी से ही मिलता है, तो ये भी पशु का ही हो गया। ठीक है। उत्पादन या उत्पाद आधारित, हम दो कैटेगरी पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी। एक तो हमने पढ़ी थी कि भाई आकार के आधार पर उद्योग, दूसरा हमने पढ़ा था कच्चे माल के आधार पर उद्योग, और अब हम पढ़ेंगे उत्पाद के आधार पर, यानी कि मूलभूत है या फिर उपभोक्ता सामान है। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं। आपने कुछ मशीनें औजार देखे होंगे जिनके निर्माण में लौह इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है।
लोहो इस्पात यानी कि जो कच्चा लोहा निकलता था, अयस्क निकला था, उसको हम परिष्कृत करके मजबूत लोहे में बना चुके हैं। जो मजबूत लोहा होता है उसको लोह इस्पात बोलते हैं। तो उसका कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। लोह इस्पात स्वयं में एक उद्योग है। वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि मशीनें हैं, कोई भी मशीन होती है वो लोहे की बनी होती है मुख्य रूप से। तो पहले तो वो मशीन भी तो बनी है ना, तो जो वो मशीन बनाने वाले उद्योग है ना, वो है आधारभूत उद्योग, कि उन मशीनों से हम और उत्पाद बनाएंगे, यानी कि उपभोक्ता के काम में आने वाली चीजें। उपभोक्ता क्या करेगा, डायरेक्ट उनका यूज करेगा। लेकिन जब वो मशीन भी तो कहीं बनी है, तो वो उद्योग जिसमें वो मशीन बन रही है, वो हो जाएगा आधारभूत उद्योग। क्या आप इस कड़ी को पहचान सकते हैं? जैसे कि लौह इस्पात, वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें बनी और उपभोक्ता के उपयोग हेतु कपड़ा बना। सबसे पहले लौह इस्पात आया, उसके बाद आधारभूत उद्योग में हमने उससे वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें बना दी। वो कहाँ बनी? आधारभूत उद्योग। उसके बाद उपभोक्ता के उपयोग हेतु कपड़ा, क्योंकि वो मशीन कपड़ा बनाने की ही थी, उसने कपड़ा बना दिया। तो अब क्या बन गया? वो उद्योग जो कपड़ा बनाएंगे उस मशीन की हेल्प से, वो हो जाएंगे उपभोक्ता आधारित उद्योग। उसके बाद आ जाता है उपभोक्ता वस्तु उद्योग के ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। ठीक है, तो ठीक है, वस्त्र है ये उपभोक्ता के लिए ही बना है, उसका उपभोग कर लेगा। उदाहरण के तौर पर रोटी एवं बिस्किट, चाय, साबुन, लिखने के लिए कागज, टेलीविजन एवं श्रृंगार सामान इत्यादि का उत्पादन करने वाले उद्योगों को उपभोक्ता माल बनाने वाले अथवा गैर आधारभूत, इसके लिए दो वर्ड यूज हो सकते हैं, या तो आप इसको गैर आधारित उद्योग बोल लो या फिर इसको उपभोक्ता आधारित उद्योग बोलो। और जो जिसमें मशीनें बनती है मुख्य रूप से लौह इस्पात वाले, उसको बोलेंगे हम आधारभूत उद्योग। किसी को कंफ्यूजन हो तो सर और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, बोल सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीजें है, बहुत टाइम लेके समझ में आती है। जी मैम, लगभग मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। कोई चीज़ रहेगी तो आप पूछ लेना। अब मैम आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा मैं करा देता हूँ बिल्कुल। क्योंकि आप थक गए बिल्कुल। होंगे। ठीक है, मैम ने अभी बताया जो उत्पादन से संबंधित चीजें थी, आधारित उद्योग बताए थे दो। एक तो कौन सा बताया था? आधारभूत उद्योग, है ना। एक गैर आधारभूत। गैर आधारभूत को उपभोक्ता वस्तु भी बोलता है। तो जैसे मैम ने बता दिया कि कोई चीज जब पहली बार कोई चीज बनेगी, उसके लिए मशीनें जरूरी है। जो वस्तुओं का निर्माण करेंगी वो मशीनें कैसे बनेंगी? वो जो मशीनें जहां पर बनेंगी वो आधारभूत उद्योग है ना। ये चीज हो गया। और गैर आधारभूत, जो अब ये मशीन बन चुकी है, अब ये और अन्य वस्तुओं का जो निर्माण करेंगी, वो उपभोक्ता वस्तुओं का, वो गैर आधारभूत के अंतर्गत आ जाएंगी। अच्छे से मैम ने बता दिया। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हम स्वामित्व का आधार पर। स्वामित्व हमने उस डायग्राम में भी देखा था, तीन प्रकार के थे। एक सार्वजनिक, जिसपे सरकार का अधिपत्य होता है। दूसरा हमने निजी पढ़ा था, जिसपे कोई भी निजी व्यक्ति का हो सकता है, निजी संस्था का हो सकता है। तीसरा हमने पढ़ेंगे संयुक्त, जो दोनों का मिला जुला रूप होगा, है ना। ठीक है, इसमें देखते हैं। ये कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। किसके अधीन? सरकार के अधीन। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन है। समाजवादी देशों में भी अनेक उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्यम हो सकते हैं। भारत कौन सी अर्थव्यवस्था है? मतलब पूंजीवादी, समाजवादी, या मिश्रित? तो हम देखते हैं यहाँ पर। हाँ, हम यहाँ देखते हैं, हमारे यहाँ सार्वजनिक भी है और मिश्रित है हमारे यहाँ, सर। हाँ, यहाँ निजी मिश्रित है। भी है। हाँ, दोनों का मिले जुले रूप उस तरीके से ही बता रहे हैं कि जहाँ दोनों चीजें होंगी, अगर सार्वजनिक होंगी, सब कुछ सरकार के हाथ में होगा। सारी चीजें, जितनी भी कंपनी है, जितने भी काम करने वाली चीजें, वो जितनी फैक्ट्री कुछ भी हो, वो सरकार की है। इसका मतलब ये है कि वो कैसे हो जाएंगी? फिर समाजवादी देश हो जाएगा भाई, सबका अधिकार उस पर हो गया, वो ठीक है। लेकिन निजी किसी के लिए हाथ में नहीं होगा। लेकिन एक होता है पूंजीवादी। तो पूंजीवादी में क्या होगा कि जो ज्यादातर जो चीजें हैं वो किसके हाथ में होंगी? पूंजीपतियों के हाथ में होंगी चीजें, है ना। उस देश की संबंधित आदि, चाहे संपत्ति की बात कर लो, चाहे आप वहाँ को उद्योग धंधों की बात कर लो, ये हो गया। और दोनों का मिला जुला रूप है, उसको कहते हैं हम मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है। वो जैसे हम इंडिया में, दोनों आप उदाहरण देख सकते हो, निजी वाला भी और सार्वजनिक वाला भी। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है। जो पर्सनली को हम देखते हैं, तो ये निजी संगठन द्वारा संचालित होते हैं। पूंजीवादी देशों में अधिकतर उद्योगों कौन से होते हैं? निजी क्षेत्र वाले होते हैं। मतलब मैंने कहा, आप तीन अर्थव्यवस्थाओं को देख सकते हैं, समाजवादी, एक पूंजीवादी, और एक होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना। पूंजीवादी में सिर्फ ज्यादातर अधिकतर उद्योग किसके हाथ में होंगे? निजी क्षेत्र में होंगे।
जबकि हमने बात करा कि अगर समाजवादी होगा तो ज्यादातर उद्योग वगैरह किसके हाथ में होंगे? सरकार के हाथ में, और दोनों अगर मिला जुला रूप है, तो आप देखते हैं कुछ उद्योग ऐसे हैं जो सिर्फ सरकार के पास ही है। जैसे आप देखोगे मिसाइलों से संबंधित चीजें हैं, ठीक है, उसके अलावा जैसे बारूद वगैरह वैसी चीजें होती हैं ना, जो थोड़ी कहते हैं कि विस्फोटक वगैरह, ये ज्यादातर सरकार के हाथ में ज्यादा होती हैं, क्योंकि निजी के हाथ में नहीं दे सकते हर चीजों को, कुछ चीजें ऐसी होती हैं। अब तो चलो रेलवे भी आ गया, पहले रेलवे भी था सरकारी था, अब धीरे धीरे निजीकरण हो रहा है। इस तरीके से हम देखते हैं, तो ये उदाहरण है इनके, ठीक है। अब हम संयुक्त रूप से देखते हैं, संयुक्त रूप के जो उदाहरण, वो संचालन कौन करेगा? संयुक्त कंपनी के माध्यम से द्वारा किया जाता है, या किसी निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों के द्वारा किया जाता है। क्या आप इस प्रकार के उद्योगों की सूची बना सकते हैं? उस तरीके से दे रखा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, जो परंपरागत बड़े पैमाने के वाले औद्योगिक जो प्रदेश हैं। अच्छा, एक तो हम जो ये पढ़ रहे थे, वृहत उद्योग हम पढ़ रहे थे कि भाई वृहत उद्योग पढ़ा हमने, है ना, लघु उद्योग पढ़ा हमने, और हमने उससे पहले कुटीर उद्योग पढ़े। कुटीर उद्योग तो बहुत टाइम से पहले से आ रहे थे, फिर धीरे धीरे लघु आ गए, है ना। लघु उद्योगों की एक डेफिनेशन है जो शायद इसमें नहीं दे रखी, मैं आपको थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ। लघु उद्योग की पहचान कैसे होगी, और लघु के अलावा फिर और चीज की पहचान कैसे? अगर आपको लघु का पता है ना, तो वृहत को भी आप पहचान लोगे। जैसे एक संघ राष्ट्र जो संघ एशिया है, मतलब क्या, राष्ट्र संघ एशिया मतलब उस एक संस्था है, उसने एक डेफिनेशन दी है। उसने कहा है कि जो लघु उद्योग है ना, उसमें या तो 50 से कम व्यक्ति काम करते हो, कितने? 50 से कम, लेकिन बिना मशीनों के, मशीनों का प्रयोग नहीं कर रहे होंगे, या फिर 20 से कम व्यक्ति जो काम श्रमिक काम कर रहे हैं, लेकिन किसके माध्यम से? मशीनों के माध्यम से। तो उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको लघु, जो इसमें जो मैं बता रहा था मध्यम वाला, उसको आप कर सकते हो, है ना, वृहद वाला नहीं। इसके अलावा जो जितना बड़ा पैमाने का हो जाएगा वो हो जाएगा वृहद। अच्छा, वृहद उद्योग की बात करते हैं हम, इसमें नहीं दे रखा। ये पूछ सकता है कि कौन सी सदी में इसका प्रारंभ हुआ था? जो वृहद उद्योग पढ़े ना हमने, कि भाई वृहद उद्योग की जब क्रांति आई, हम उद्योगों की देखते हैं, तो जो वृहद पैमाने पर जो उद्योग हुए थे, वो कौन सी सदी में प्रारंभ हुए थे? वो हुए थे 20वीं सदी में, और उसके भी 20वीं सदी के भी प्रारंभ में ये चीज क्या हो गया था? प्रारंभ हो गया। 20वीं सदी की प्रारंभ, आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं इस चीज को। लेकिन भारत की पूछे तो भारत में वृहद उद्योग कब आए? भारत में आए 1950 के बाद, जब हमारा संविधान लागू हो गया उसके बाद, ठीक है। इस आप मोटे मोटे दो संख्याओं का आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे परंपरागत बड़े पैमाने के जो औद्योगिकरण है उनको पढ़ेंगे, प्रदेशों को। यह भारी उद्योग के क्षेत्र हैं। तो जब भी भारी उद्योग की बात करेगा तो इसमें लोहा लोहा वगैरह है, कोयला वगैरह, इन चीजों को, बहुत सारी चीजों का आ जाएगा, जिसमें कोयला खदानों के समीप स्थित धातु पिघलाने वाले उद्योग। अच्छा, कोयले के पास ही लोह वगैरह को ज्यादा रखते हैं। जैसे लोह का कोई कारखाना लगाना है, ठीक है, लोह इस्पात वगैरह का, अब वो कोयला भी चाहिए वहां पे। तो कोयला भी देखते हैं वो, जहाँ हमें अयस्क भी मिल जाए और क्या मिल जाए, हमें वो कोयला वगैरह के पास मिल जाए। जैसे हम जब हम पढ़ेंगे कौन सी, राइन नदी क्षेत्र औद्योगिक प्रदेश पढ़ोगे आप, तो वहाँ चीज़ों को आप देखोगे, कई चीज़ों को बाद में जब कभी मौका लगे देखेंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जिसमें कोयला खदानों के समीप स्थित धातु पिघलाने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग, रसायन निर्माण, वस्त्र उत्पादन इत्यादि का कार्य किया जाता है। इन्हें धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहा जाता है। परंपरागत उद्योग प्रदेशों में निम्न पहचान। परंपरागत उद्योग का मतलब है जिसमें कोयला का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। जो परंपरागत जो पहले के साधन है ऊर्जा के, उनको प्रयोग किया जाता है, उनको पिघलाने के लिए, ठीक है। आजकल तो अलग अलग ऊर्जा के स्रोत आ चुके हैं, जैसे हम देखते हैं पवन ऊर्जा हो सकती है ना, जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा हो सकती है, बिजली, और हम जो पानी से बिजली बनाते हैं वो हो सकता है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। भूताप ऊर्जा हो सकती है, ठीक है। ये कहते हैं कि निर्माण उद्योगों में रोजगार का अनुपात ऊंचा होता है, ठीक है। निर्माण उद्योगों की बात करें, उसमें रोजगार का अनुपात कैसा होगा? ऊंचा होगा। उच्च गृह घनत्व, जिसमें घर घटिया प्रकार के होते हैं एवं सेवाएं अपर्याप्त होती हैं। उच्च गृह, मतलब इन्होंने एक चीज कह रखा है, निर्माण उद्योग, देखो मैं बता रहा था निर्माण उद्योग गृह से संबंधित है, घर वगैरह से, स्थायी संपत्ति से, उससे संबंधित बता रखा है। उसमें नेक्स्ट कह रखा है वातावरण अनाकर्षक होता है, जिसमें गंदगी के ढेर प्रदूषण होता है। अच्छा, जहां भी जब उद्योगों की बात करेंगे ना, जब हम और कई सिद्धांतों को पढ़ेंगे, जैसे औद्योगिक सिद्धांत पढ़ेंगे हम, है ना, और अगर उससे संबंधित कोई चीज आएगी तो हमारे सामने, तो उसमें ही देखेंगे जहां पर उद्योग पनप चुके हैं ना, वहां पे धीरे धीरे बस्तियां भी बस जाती हैं आसपास, तो फिर क्या गंदगी वगैरह ये भी चीजें ज्यादा हो जाती है। वातावरण क्या है, वैसे ही वहां का आपको पता है, जब चिमनियों से इतना धुआं निकलेगा तो वहाँ जहरीला वातावरण इस तरीके का हो जाता है। तो वो चीजें बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि बेरोजगारी की समस्या, उत्प्रवास, विश्वव्यापी मांग कम होने से, कारखाने बंद होने के कारण, पर परित्यक्त परित्यक्त भूमि का क्षेत्र, यानी कि परंपरागत जो
हम उद्योगों की बात कर रहे थे बड़े पैमाने पर, उनके बारे में बात कर रहा है कि भाई आज के टाइम हम कई चीजें मशीनों की मदद, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो परंपरागत था, एक आधुनिकीकरण है। इन दोनों को हम अगर साथ में लेकर चलें तो बेरोजगारी की समस्या हो गई, किसकी वजह से? जैसे आधुनिकीकरण की वजह से। जैसे कैसे हो गया कि कई जगह क्या मशीनों से काम हो रहा है। दूसरा कारण ये हो सकता है परंपरागत जो उद्योग है वो बंद हो रहे हैं धीरे धीरे, तो उनसे क्या है, रोजगार में समस्या आएगी, है ना, कारखाने बंद हो रहे हैं। उसकी वजह से उत्प्रवास है, ये चीजें हमने पढ़ी। आप्रवास और उत्प्रवास को हमने अच्छे से समझा था पहले, तो इस चीज के बारे में बता रखा। अब हम वही जर्मनी वाला जो क्षेत्र है, रूहर क्षेत्र, कोयला के लिए प्रसिद्ध है, इसको हम अच्छे से देखते हैं। यह लंबे समय से, ठीक है। अच्छा, आपको पूछे रूहर, रूर भी बोल सकता है इसको, रूहर भी बोल सकता है। ये क्षेत्र कहाँ का है? पहली बात तो ये जर्मनी का किसके लिए फेमस है? कोयले के लिए फेमस है। जब आप खनिजों को और उद्योगों को पढ़ोगे तो उसमें अच्छे से इन चीजों को आप पढ़ोगे और समझोगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है ना। ठीक कहता है कि यह लंबे समय से यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश रहा है। कोयला, लोहा, इस्पात यहाँ अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। यहाँ की बात कर रहा है, यूरोप की है, ठीक है। यह कोयले की मांग की कमी आने के कारण, यहाँ भाई कोयले की मांग की कमी आ गई, आने के कारण उद्योग संकुचित हो गए। यहाँ लौह अयस्क समाप्त होने पर भी जल मार्ग से आयातित अयस्क का प्रयोग करके उद्योग कार्यशील रहा है। जब आप राइन नदी को पढ़ोगे ना, तो राइन नदी को आप पढ़ोगे तो वो जलयान अंदर तक आ जाते हैं, है ना, वो नदी है ना जो, तो उसमें क्या है, जलयान अंदर तक आ जाता है। तो वहां से क्या है कि जैसे किसी चीज की मांग कम हो गई, लेकिन हम उसको निर्यात तो कर सकते हैं, अयस्क वगैरह को, उन चीजों को, तो वो आयात निर्यात को उस तरीके से फिर वो उद्योग कार्यशील हो जाते हैं। जबकि कोयले की मांग कम हो गई, क्योंकि कोयला वैसे भी नहीं रहा है, फिर कोयले को अब ज्यादा कम यूज किया जा रहा है इस तरीके से। और आप एक 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली जो पेटी पढ़ते हैं हम, जो सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, वो उसी से रिलेटेड है, क्योंकि वहाँ कोयला बहुत अधिक पाया जाता था। ठीक है। जर्मनी के इस्पात उत्पाद का जो 80% रूहर से प्राप्त होता है। मतलब जर्मनी का जो इस्पात उत्पादन है ना, मतलब लोह वगैरह का जो इस्पात तैयार होता है, वो 80% कहाँ होता है? रूहर क्षेत्र। ये जर्मनी का क्षेत्र है, यहीं पर रूहर क्षेत्र ही, जो मैं बता रहा हूँ आपको, राइन नदी बहती है यहाँ से, है ना। औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्रों के उत्पादन में गिरावट आई है। भाई औद्योगिकरण के कुछ ढांचे में परिवर्तन हुआ है, पहले में आपने देखे बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। आधुनिकीकरण की वजह से कई चीज और भी हो सकती हैं, या कच्चे माल की वजह से हो सकता है ना सर, कोई शक्ति साधनों की वजह से हो सकता है। तो उसमें क्या हो गया कि कुल जो परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्रों में उत्पादन में क्या हो गई, गिरावट आ गई, एवं प्रदूषण एवं औद्योगिक अवशिष्ट की समस्याओं भी होने लगी है। क्योंकि इतना उद्योगों से इतना अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, वो कहाँ जाए, है ना। अगर किसी नदी में डाल देते हैं तो फिर नदी खराब हो जाएगी, पानी जल खराब हो जाएगा, बहुत सारी समस्या आती है। अब रूहर के भविष्य की संकल्पना कोयले व इस्पात के बजाय नए उद्योग जैसे ओपेल कार बनाने और विशाल कारखाना, नए रासायनिक संयंत्र, विश्वविद्यालय इत्यादि पर आधारित है। यहाँ खरीदारी के बड़े बड़े बाजार बन गए हैं, जिससे एक नया रूहर भूदृश्य विकसित हो गया। मतलब पहले यहाँ पे सिर्फ क्या था, कोयला और लोहा इस्पात, ये उद्योग था। लेकिन अब वहां जब इतना प्रदूषण वगैरह बहुत सारी चीजें हो गई है ना, तो उससे क्या है, इसको धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है वहां पर। तो क्या हो गया कि और से बहुत सारे उद्योगों का यहाँ पर जो है लगाया जा रहा है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लोहा इस्पात। अभी हमने कोयला को पढ़ा, और कोयले में हमने रूहर क्षेत्र को पढ़ा था, है ना, मुख्य रूप से। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं लोहा इस्पात। लोहा इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है। क्यों आधार है? क्योंकि जितनी भी मशीनें बनती हैं वो किससे बनती हैं? लोहा इस्पात से तो बनती हैं ज्यादातर, तो इसलिए वो आधार वो कहते हैं हम इसको। और ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि सभी उद्योगों का आधार किसे कहा जाता है? किसी उद्योग को कहा जाता है, मतलब सभी उद्योगों का आधार किस उद्योग को कहा जाता है? लोह। ठीक है, लोह इस्पात को, ये आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं इसको, वैसे भी आपको कॉन्सेप्चुअल चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है। इसलिए इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। यह आधारभूत इसलिए है क्योंकि यह अन्य उद्योगों जैसे कि मशीन और औजार जो आगे उत्पादों के लिए प्रयोग किए जाते हैं को कच्चा माल प्रदान करता है। ठीक है भाई, तो मशीन वगैरह बन जाती है, फिर तभी तो आगे काम प्रक्रिया होगी। इसे भारी उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि वैसे देखते हैं हम, लोहा बहुत भारी होता है, मशीनें भारी होती हैं, इसलिए इसको भारी उद्योग कह देते हैं। क्योंकि लोहा जो बनती है, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है। सही बात है, क्योंकि लोहा के लिए बहुत सारा माल चाहिए, जब उसको बना वो अपने करते हैं उसके लिए, एवं उसके उत्पाद भी भारी होते हैं जो इनसे बनाए जाते हैं। ठीक है। लोहा निकालने के लिए लोहा अयस्क को झोंका भट्टियों में कार्बन, जिसको कोक एवं चूना पत्थर के साथ प्रगलन किया जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि लोह अयस्क को, मतलब जो भट्टियों में जब झोंका जाता है तो क्या क्या चीज उसके साथ होती है? चूना पत्थर और कार्बन।
के साथ प्रगलन किया जाता है, ये कह रहा है ना। ये थोड़ा आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। कार्बन और चूना पत्थर के साथ प्रगलन किया जाता है। पिघला हुआ लोहा बाहर निकलकर जब ठंडा हो जाता है तो उसे कच्चा लोहा कहते हैं। किसी कच्चे लोहे में मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। अब आपको पूछेगा कि जो इस्पात किससे बनता है, कच्चा लोहो प्लस क्या बनेगा, उसमें मैग्नीज मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो इस्पात कहलाएगा। जो हम इस्पात उद्योग वगैरह पढ़ते हैं ना, पहले हम लोग अयस्क पढ़ रहे थे, उसी से हमने क्या बनाया, तो अयस्क को हमने क्या भट्टियों वगैरह के माध्यम से कार्बन वगैरह डाल के वो चीज़ उसको लोहा को अलग कर लिया, वो कच्चा लोहा हो गया। अब कच्चे लोहों में हमने मैग्नीज को मिला दिया तो इस्पात तैयार हो गया। ये क्वेश्चन आ सकता है, किसी लाइन के माध्यम से आ सकता है या कोई और कंडीशन के माध्यम से आ सकता है, हम नॉर्मली चीजें देख सकते हैं, ठीक है। परंपरागत रूप से बड़े इस्पात उद्योग की स्थिति कच्चे माल के स्रोत के समीप ही रही है। जितने परंपरागत उद्योग रहे, बड़े इस्पात उद्योग वगैरह, ये कहाँ पर होगा, इनका कच्चा माल के स्रोत के पास ही होगी इनकी स्थिति, ठीक है। जहाँ लौह अयस्क कोयला मैग्नीज एवं चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाता है, यह ऐसे क्षेत्र ऐसे स्थान पर ही अवस्थित हो सकता है जहाँ कच्चा माल आसानी से पहुंचाया जा सके, जैसे पत्तन के समीप, यानी जहाँ बंदरगाह भी होने चाहिए। तो ये चीजें ये कह रहा है कि उसकी स्थिति वहीं पर होगी जहाँ पर कच्चा माल होगा, आसानी से उसकी पहुंच होगी। परंतु छोटे इस्पात कारखाने जिनका निर्माण और प्रचालन प्रचालन कम महंगा है, की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की अपेक्षा बाजार का समीप भी हो सकता है। मतलब जो छोटे स्तर पर कुछ लगाते हैं कुछ कारखाने वगैरह, वो बाजार के स्तर पर भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे कहता है क्योंकि कच्चे माल के रूप में रद्दी धातु बाजार से उपलब्ध हो जाती है। ये बात भी सही है, जिस कबाड़ी वाले ले जाते हैं ना लोहा वगैरह, तो कच्चा माल वहां से मिल जाता है, रद्दी धातु। परंपरागत रूप से अधिकतर इस्पात का उत्पादन विशाल संगठित संयंत्रों द्वारा ही किया जाता है, पर अब छोटे इस्पात संयंत्र जिसमें केवल एक प्रक्रिया इस्पात निर्माण होता है अधिक लगने लगे हैं। ठीक है, लोहो के बारे में बातें चल रही सारी, तो इसका वितरण देखते हैं, ज्यादातर वितरण कहाँ है। जब आप लोहो इस्पात उद्योगों को पढ़ोगे आप, तो अलग अलग क्षेत्रों में आप पढ़ोगे। जैसे अमेरिका की जब बात करेंगे तो जितने भी जो महान झील क्षेत्र है ना, उसके जितने भी नगर हैं उसके पास में, महान झीलों के पास में, तो वो उद्योगों के लिए अच्छे से है। उसके अलावा लोह उद्योग की बात कर रहे हैं, उसके अलावा हम अपलेशियन एक पर्वतमाला है, तो अपलेशियन पर्वतमाला के पास जो क्षेत्र होगा, चाहे हम उत्तर की बात करें चाहे हम दक्षिण की बात करें, अपलेशियन का नाम आ जाएगा तो वो भी किसके लिए है, लोह इस्पात के लिए मतलब दिया गया है। उसके अलावा ओहायो, एक ओहायो औद्योगिक क्षेत्र, वो भी मतलब उत्तरी अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे यूरोप में हम जब जाएंगे तो उसमें जैसे ब्रिटेन जर्मनी बड़े बड़े जो ठीक ठाक देश हैं, उनमें क्या चीज़ है, लोगों का लिए अच्छे से मतलब वहां पर उद्योग लगे हुए हैं। एक बार हम देख फ्रांस वगैरह भी, फ्रांस बहुत इस चीज में आगे है, जर्मनी है, ठीक है। अब इसको एक बार वितरण इसको पढ़ लेते हैं, वितरण के बारे में। ये एक जटिल उद्योग है कि जिसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, तथा उत्तरी अमेरिका यूरोप एवं एशिया के विकसित देशों में इसका केंद्रीकरण है। ज्यादातर कहाँ बता रहा है, उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में और एशिया में विकसित जो देशों में क्या हो गया, केंद्रीकरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात का उत्पादन करने वाले प्रमुख कुछ क्षेत्र हैं, जैसे उत्तरी अपलेशियन प्रदेश जिसको पिट्सबर्ग भी बोलते हैं हम, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, उत्तरी अपलेशियन, है ना, इसके लिए पिट्सबर्ग यूज किया गया है। एक आएगा बर्मिंघम शब्द आएगा आपको, जो दक्षिण अपलेशियन वाला चित्रकर्ष में दे रखा हुआ, तो पिट्सबर्ग भी लोहा के लिए जाना जाता है, बर्मिंघम भी, बर्मिंघम है ना जो अमेरिका, वो भी लोहा के लिए जाना। महान झील क्षेत्र जिसमें कौन कौन सी नदी आती है, मतलब झीलें आती हैं, शिकागो है, और ये शहर दे रखे हैं, मतलब महान झील तो सारी होगी, उसका नाम नहीं दे रखा महान झीलों का, लेकिन उसके पास जो क्षेत्र है, शिकागो है, गेरी है, और ईरी है ना, क्लीवलैंड है, लोरेन है, ठीक है। उसके अलावा बफेलो है और डुलूथ है। अब आप जब अच्छे से उद्योगों को पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि जो शिकागो और गेरी है, ये तो है मिशिगन झील के पास में। उसके अलावा आप क्लीवलैंड है, ये आप पढ़ोगे ईरी झील के पास में, ठीक है। उसके अलावा आप बफेलो वगैरह भी वही है, ईरी झील के पास। डुलूथ है, ये आप जो पढ़ोगे सुपीरियर झील उसके पास में है, लेकिन उसके बाद हम देख लेंगे लोकेशन के हिसाब से। तथा अटलांटिक तट, अब अटलांटिक तट, अब आपको पता चल चाहिए कि कौन सा तट होता है अटलांटिक तट, अटलांटिक आसपास का जो भी क्षेत्र होगा, अटलांटिक महासागर का आपको पता है। इसमें कहता है स्पेरोज पॉइंट एवं मोरिस विले, ये दो जगहों का नाम बताया इन्होंने। इसके अतिरिक्त इस उद्योग का विस्तार दक्षिण राज्य जो है अल्बामा,
दक्षिण राज्य है एक अलाबामा, इसमें भी उद्योग का अधिक विकास हुआ है। पिट्सबर्ग क्षेत्र का महत्व अब घट रहा है, क्योंकि इसको जंग का कटोरा कहेंगे आगे हम। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पर क्या महत्व इसका कम हो रहा है, धीरे धीरे कहाँ बढ़ रहा है, दक्षिण की तरफ बढ़ रहा है। बर्मिंगहम है ना, इसे थोड़ा दक्षिण में पड़ता है, जो दक्षिण एशियन की तरफ, उसकी तरफ उद्योग बढ़ रहा है। तो अब इसको जंग का कटोरा कहते हैं। इस क्षेत्र को जंग का कटोरे के नाम से पुकारा जाता है, किसको? पिट्सबर्ग को। अब यूरोप की बात करते हैं हम। यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन है, जर्मनी है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, नीदरलैंड है, सोवियत रूस के मुख्य उत्पादक हैं, मतलब ये किसके? लोह के लिए, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन में बर्मिंघम एवं शेफील्ड, जर्मनी में डुइसबर्ग और डोर्टमुंड, ठीक है, और है डूसुल डोरफ एवं एशेन, फ्रांस में ली, क्रियूसोट और एवं सेंट इटिनी। और फिर उसके बाद में आगे दे रखा है सोवियत रूस वगैरह में, जैसे उसमें दे रखा है मास्को है, सेंट पीटर्सबर्ग है, और लिपेटस्क तुला है, ठीक है। यूक्रेन में है क्रीबोई है, रोग है, क्रीबोई है ना, रोग है। और ये डोनेस सब कहते हैं, या डोनेस तक भी कहते हैं इसको, प्रमुख इस्पात केंद्र है। एशिया महाद्वीप में जापान में नागासाकी एवं टोक्यो है, याकोहामा है। चीन में शंघाई और तिएनजिन वुहान है। तथा भारत में जमशेदपुर है, कुल्टी है, और बुरहानपुर है, दुर्गापुर है, राउरकेला है, भिलाई है, बोकारो है, सलेम है, विशाखापट्टनम है, भद्रावती है, इसके प्रमुख उदाहरण है। अब जितनी चीजें पढ़ी है ना मैंने, जब उद्योगों में पढ़ेंगे एक एक शब्द याद होना चाहिए आपके। अगर मैंने आपसे कह दिया तुला, तो तुला औद्योगिक प्रदेश किसके लिए है? पहली बात तो ये पता होना चाहिए, है ना। मांस को तुला बोलते हैं इसको ज्यादातर, लोहा के लिए ये। और उसमें किसमें? रूस में, ठीक है। ऐसे कोई भी नाम दे सकता है आपको, जैसे आपसे दिन में इसमें नाम दे दिया आपने एशियन, ठीक है। तो एशियन से संबंधित है, ये लोहा से संबंधित है, पहली बात तो, ठीक है। फिर ये पूछेगा कि कहाँ पर है, ठीक है, उसके बारे में पूछ सकता है, ये जर्मनी में है, इस तरीके से। फिर आपसे ऐसे पूछ सकता है कि मतलब सेफील्ड किसके लिए फेमस है? जो चम्मच चाकू कांटा वगैरह होता है ना, इसके लिए ज्यादा फेमस है ये सेफील्ड। मैं एक आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, है ना। आपको ये शब्द सारे याद ही रहेंगे, आज नहीं तो कल याद करना पड़ेगा, काम नहीं चलेगा इनके बिना, इतनी चीजें दे रखी है इसमें, ठीक है। और दोबारा से आप इसको चाहोगे तो दोबारा पढ़ लेंगे, लेकिन एक इसमें जो चीज दे रखी है हमारे सामने, ये आया कि भाई जो लोहों के वितरण के बारे में बता रहा, कहाँ कहाँ लोह है ना। जब उद्योग पढ़ोगे आप समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। आगे कहता है सूती कपड़ा उद्योग। अब सूती कपड़ा उद्योग के लिए जिसको फेमस क्या होता है, एक नाम सुना होगा आपने, मैनचेस्टर। क्यों ये बोलते हैं कि ये उत्तरी भारत का मैनचेस्टर है, ये भारत का मैनचेस्टर, ऐसा नाम सुना होगा आपने कभी। ऐसे ही बोल देगा कि ये बताओ जापान का मैनचेस्टर किसको कहेंगे, रूस का क्या उसको मैनचेस्टर किसको कहेंगे, है ना, इस तरीके से। इसका मतलब मैनचेस्टर एक जगह है, वो सूती कपड़े के लिए फेमस है। कहाँ पर है? ये जब हम देखेंगे लंकासायर एक क्षेत्र है, कहाँ पर? ब्रिटेन के अंदर, है ना। लंदन जो ब्रिटेन हम पढ़ते हैं उसके अंदर एक लंकासायर क्षेत्र है, उसके अंतर्गत आता है ये। लेकिन अगर हमें ये नहीं पता होगा, ऐसे हम जैसे डेट्राइट पढ़ते हैं, डेट्राइट क्या है? एक क्षेत्र है वो, किसके लिए? जो हम ऑटोमोबाइल्स वगैरह, परिवहन वगैरह के लिए, इसके लिए हम देख रहे हैं, मोटर गाड़ियों के लिए ये एक क्षेत्र है। कहाँ का फेमस है? ये अमेरिका का फेमस है, ठीक है। डेट्राइट की लोकेशन अगर हम जैसे नॉर्मल देखते हैं, मैं सिर्फ आप मोटे मोटे बता रहा हूँ कि आगे आपको भी पढ़नी इस तरीके से, है ना। डेट्राइट को हम पढ़ते हैं कहाँ पर है? ईरी, जो झील पढ़ रहे हैं उसके जस्ट उसके पास में, ईरी के जस्ट टच पे, तो वो फेमस है। अब जब भी हम करेंगे कहीं कि रूस का डेट्राइट क्या है, जापान का डेट्राइट, इस तरीके से आप उद्योगों को पढ़ोगे, क्योंकि उसके बारे में ये बेसिक चीजें दे रखी हैं इसमें बहुत अच्छे से, है ना। अब आगे पढ़ते हैं हम इसमें। अब आते हैं हम सूती वस्त्र पर। इस उद्योग की सूती कपड़े का निर्माण हथकरघा, जो बिजली करघा एवं कारखानों में किया जाता है। क्योंकि सूती आप कपड़ों को देख तो हथकरघा से, बिजली करघा आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से हो रहे हैं सारे काम, पहले हाथ से होते थे इस तरीके से। हथकरघा क्षेत्र में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यह एक अर्ध कुशल श्रमिकों का रोजगार है, मतलब अर्ध कुशल भी काम कर जाएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादातर क्या है, वो एक बार हथकरघा हो गया उसको हिलाना इस तरीके से बता देते हैं, उसमें ज्यादा उस दिमाग नहीं लगाने पड़ता, हथकरघा उस तरीके से बता रहे हैं। पूंजी की आवश्यकता भी इसमें कम होती है। स्वतंत्रता के आंदोलन में महात्मा गांधी ने खादी के उपयोग पर क्यों बल दिया? खादी पर क्यों बल दिया था? क्योंकि हम वो बहिष्कार कर दिया था भाई और कपड़ों, विदेशी कपड़ों का, तो वो कहते हैं खादी हम खुद बना सकते हैं इस तरीके से, तो वो ठीक है। इसके अंतर्गत सूत की कताई बुनाई आदि का कार्य किया जाता है। बिजली करघा, जो करघों से कपड़ा बनाने के यंत्र, जो
कपड़ा बनाने में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, अतः इसमें श्रमिकों की जो कम आवश्यकता होती है, ठीक है। एवं उत्पादन जब, क्योंकि जो भी यंत्रों से होगा ना उसमें श्रमिकों की कम आवश्यकता होगी, नॉर्मल सी बात है। उत्पादन की अधिक जो है उत्पादन भी अधिक होता है, मशीनों के माध्यम से करता है। कारखानों में कपड़ा बनाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। जब कारखाने बनाएंगे तो भाई मशीन पूंजी भी अधिक चाहिए, परंतु इससे अच्छे प्रकार के कपड़े का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। सूती वस्त्र निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में अच्छी किस्म के कपास चाहिए। भाई अच्छा अगर कपड़ा बनाना तो अच्छी कपास चाहिए। इसके 50% से अधिक कागज का उत्पादन भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और मिस्र में किया जाता है। मतलब पूरे विश्व की अगर हम बात करें उसमें 50% भारत है, हमारे आसपास का जैसे चीन है, पाकिस्तान है, फिर उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, कुछ उज्बेकिस्तान और मिस्र का भाग है, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन, ये कहता है ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी पश्चिमी यूरोप। अच्छा अब ये शब्द आ गया ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है ना। ग्रेट ब्रिटेन क्या होता है, और एक हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, ये क्या होता है। एक बार इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ जब बताऊँ, है ना, बीच में थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्यों बोर कर रहा है, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन ये कह रहा है कि उत्तरी पश्चिम यूरोप के देश एवं जापान भी जो है आयातित धागों से सूती कपड़े का उत्पादन करता है। जापान की एक खासियत है कि एशिया का एकमात्र देश है जो विकसित है, जापान। दूसरी खासियत क्या है यहाँ की, कि इसके पास खुद के पास कच्चे माल नहीं है, कच्चा माल मंगवाता है, फिर उनको परिष्कृत करके अच्छे से फिर उनको क्या निर्यात करता है ना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है। अच्छा ये कहते हैं कि भाई जापान भी क्या करता है, आयातित करता है धागों को, सूती कपड़ों का उत्पादन करता है। अकेले यूरोप विश्व का लगभग आधा कपास आयात करता है। अकेला जो यूरोप विश्व का लगभग आधा कपास आयात करता है ना। इसको थोड़ा सा आप अंडरलाइन कर सकते हो, ये थोड़ा एक फैक्ट दे रखा है बीच में, ठीक है। ये कह रहा है कि वर्तमान में इस उद्योग को कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। अब कृत्रिम रेशे आ गए मार्केट में तो उससे कंपटीशन हो गया इनका, जिसके कारण अनेक देशों में इनमें नकारात्मक प्रवृत्ति की जा रही है। वैज्ञानिक प्रगति एवं तकनीकी सुधारों से उद्योगों की संरचना में परिवर्तन होता है। उदाहरण के तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 70 के दशक तक जर्मनी में इस उद्योग में काफी प्रगति, पर इस अब इसके बाद जो उत्पादन में कमी आ चुकी है, यह उद्योग उन कम विकसित क्षेत्रों में स्थानांतरित हो रहे हैं जहां श्रम लागत कम आती है। धीरे धीरे ये चीजें क्या है, जो वस्त्र वगैरह का वहाँ उत्पादित हो रहे हैं जहाँ पर इसका मतलब कम लागत आ रही है जहाँ, ठीक है। फिर कह रहे हैं उच्च प्रौद्योगिकी जो उद्योग की संकल्पना, ये कैसा ही है। ये कह रहा है कि निर्माण क्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी तकनीकी पीढ़ी है। इसमें उन्नत वैज्ञानिक इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण गहन शोध एवं विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है। संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग व्यावसायिक सफेद कॉलर को समझ गए आप, कौन से कॉलर की बात कर रहे हैं, चतुर्थ वाले की बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है। श्रमिकों का होता है। ये उच्च दक्ष विशिष्ट जो व्यावसायिक श्रमिक वास्तविक उत्पादन नीला कॉलर होता है। नीला कॉलर कौन सा, सेकंड वाला, श्रमिकों से संख्या में अधिक होता है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों में यंत्र मानव कंप्यूटर आधारित डिजाइन केड तथा निर्माण धातु पिघलाने एवं शोधन के इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रण एवं ने रासायनिक व औषधीय उत्पादन प्रमुख स्थान रखते हैं। इस भूदृश्य में विशाल भवनों, कारखानों एवं भंडार जैसे क्षेत्रों के स्थान पर आधुनिक नीचे साफ सुथरे बिखरे कार्यालय एवं प्रयोगशालाओं देखने को मिलती हैं। इस समय में जो भी प्रादेशिक एवं वे स्थानिक विकास की योजना बन रही है, जिसमें नियोजित व्यवसाय पार्क का निर्माण किया जा रहा है, वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों का प्रादेशिक समकेंद्रीय है, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता लिए होते हैं। इन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकन घाटी है, एक सिएटल के समीप सिलिकन वन प्रौद्योगिकी ध्रुव के अच्छे उदाहरण है, तथा भारत के कुछ प्रौद्योगिकी ध्रुव विकसित होते हैं। अच्छा आप सैन फ्रांसिस्को की जब बात आ गई है तो ये एक तो अमेरिका के जस्ट पश्चिम में है, जैसे सैन फ्रांसिस्को है, ऊपर सिएटल है, नीचे नीचे से लॉस एंजल्स है, किसके नीचे, सैन फ्रांसिस्को। और सैन फ्रांसिस्को है जो यही सिलिकन वैली जो कंप्यूटर की चिप वगैरह बनाते हैं ना उसके लिए, जो भारत का जो बेंगलुरु यही काम करता है, ठीक है। ये चीजें हैं। विश्व में अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग का बड़ा योगदान है, इसका निर्माण उद्योग का विश्व की अर्थव्यवस्था में, ठीक है। लोहा इस्पात
वस्त्र, मोटर गाड़ी निर्माण, पेट्रो रसायन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विश्व के प्रमुख जो है निर्माण उद्योग है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसमें क्वेश्चनों की। क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर जो भी चीज होगी आपके सामने डिस्कस कर देंगे, कोई चीज आपको डाउटफुल होगा तो। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, अब आप ही बताओगे इसमें से। ये कह रहा है कि असत्य पूछ रहा है, यानी कि गलत पूछ रहा है। हुगली के सहारे, अब हुगली कहाँ पर है? हुगली नदी भारत में, भारत में कहाँ है? पश्चिम बंगाल साइड है। ठीक है, दामोदर हुगली वगैरह है ना, जो जो हम देखते हैं। ठीक है, वो कहता है कि हुगली के सहारे जूट के कारखाने सस्ती जल यातायात की सुविधा के कारण स्थापित हुए हैं। वहां पर स्थापित क्यों हुए? कारखाने सस्ती जल यातायात की सुविधा की वजह से। ठीक है, दूसरी बात कर रहा है, चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है। स्वच्छंद कौन से उद्योग होते हैं? मैंने आपको बताया। इसमें क्या कह रहा है? चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद है क्या? स्वच्छंद का नहीं मतलब है मैंने सर। कहा कल पुर्जों वाले की बात कर रहे थे, जिसमें कोई क्वेश्चन प्रदूषण नहीं वगैरह है। कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये गलत है। जी ठीक है, सर, जी सर। तीसरा कह रहा है कि खनिज तेल एवं जल विद्युत शक्ति के विकास ने उद्योगों की अवस्थिति के कारक के रूप में कोयला शक्ति के महत्व को कम कर दिया है। जैसे जैसे अब भाई खनिज तेल आ गया है, जल शक्ति आ गई, नई नई चीजें आ गई हैं, तो कोयले का महत्व कम हो गया। बिल्कुल सही बात है, तो इसका मतलब ये भी सही है। पत्तन नगरों ने भारत के उद्योगों को आकर्षित किया है। बिल्कुल किया है। जो पत्तन नगर है मतलब जो, जहाँ हम देखते हैं क्या बोलते हैं, पत्तन मतलब बंदरगाह, बंदरगाह वाले जो प्रदेश है वहां पर, हाँ, उनको विशाखापट्टनम आकर्षित कर रहे वगैरह। भारत जल। जी, इसका हम्म। मतलब सेकंड इसमें गलत हो गया। ठीक है, जी सर। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? अब आप बताओगे। व्यक्तिगत मतलब निजी। पूंजीवाद। जी, पूंजीवादी होगा सर। ठीक है मैम। उसके नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? मतलब ऐसा कौन सा आ- जो, हाँ दोबारा एक बार आधारभूत। को, हाँ आधारभूत, वही कह रहा हूँ, जो पहले मशीन बना रहा है ना, वो हाँ। आधारभूत उद्योग। अन्यों के लिए क्या माल तैयार करता है वो, तो वस्तु जितनी बनती है किससे? आधारभूत से। तो क्वेश्चन यही था कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग है जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का, मतलब क्या कच्चा माल उत्पादित करता है वो, तो मशीनें तो करती हैं। ठीक है, अगला है नीचे निम्न में से कौन सा एक जोड़ा जो है सही मेल खाता है? सही, ये कहता है स्वचालित वाहन उद्योग। अच्छा, स्वचालित हो गया और वाहन उद्योग हो गया। तो जो लॉस एंजल्स है वो किसके लिए है? ज्यादातर हम देखते हैं, मैंने आपको, वो जो हॉलीवुड फिल्म बनती है ना, लॉस एंजल्स में ही बनती है। ठीक है, तो उससे जी। संबंधित ये तो नहीं लग रहा मुझे, स्वचालित वाहन वगैरह का ये नहीं है, क्योंकि वहां पर हम देख सकते हैं तो वायुयान से संबंधित देख सकते हैं लॉस एंजल्स में, या फिर हमने जो बताया ये हॉलीवुड वगैरह ये, तो या फिर पोत वगैरह के हो सकता है। ठीक है, इसके लिए हम दूसरा पढ़ रहे हैं पोत, मतलब जो जहाज वगैरह संबंधित जो चीजें होती हैं। लुकासा, ये भी गलत है। तीसरा वायुयान निर्माण का उद्योग, मतलब ये फ्लोरेंस, ये भी गलत है। लोहा इस्पात पिट्सबर्ग, अभी हम पढ़ के आए थे। पिट्सबर्ग। हाँ, हम्म। तो ये सही है। ये ठीक है, सही है। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन भी हो चुके हैं। अच्छा, इसमें ज्यादातर आप चीज देखोगे कौन से जो बहुत थी, जो आ गया हमारे कहीं ना कहीं जो भी चीज हम पढ़ेंगे उसमें ये चीजें सहायक होंगी। जैसे मैं आपको पावेपर की थ्योरी के लिए, उसके अलावा क्वेश्चन किस तरीके से आता है, चार ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा वनों पर आधारित उद्योग नहीं है ना, ये फिर आपसे दे देगा स्वामित्व के बारे में पूछ लिया, भाई सार्वजनिक निजी या संयुक्त के बारे में पूछ लिया आपसे, खनिज आधारित उद्योग कौन सा नहीं है, चार ऑप्शन दे देगा, है ना, उस तरीके से। और जो ये आपको एक टेबल सी दे रखी थी बीच में जिसमें सारे उद्योगों के वर्गीकरण था, इसको आप अच्छे से देख सकते हो, तो चीजें लगभग है। अब कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज हो तो पूछ सकता है कोई। कोई डाउट नहीं है आप लोगों का? हाँ, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। अगर किसी का हो तो आप भूरी पूछ भूरी सकते हो कि, पसंद है सर आपकी। आवाज नहीं आई मैम दोबारा से। आपके सर आप भी तो बोलते हो विनोद को, जैसे हम बोल रहे हैं आपकी आपकी भूरी भूरी पसंद सब। हाँ मैम, जरूरी आप सबकी पूरी पूरी प्रशंसा साथ में, क्योंकि आप लोगों के बिना ये संभव नहीं है, मेरे अकेले से नहीं होता है काम, आप सब ने मेहनत की है। और वही चीजें हैं, एक दूसरे मिल के देखो कितना अच्छा है कि क्लाइंट हम पढ़ लेते हैं इस बहाने से ना, कुछ चीज ये भी पता चल जाता है, जैसे वो सर भी बता रहे थे कि भाई अगर आपसे कोई पूछे कि ये चीज आपके उसमें है कि नहीं एनसीईआरटी में, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको यार मैंने ये चीज पढ़ा है, याद नहीं हो वो बात अलग है, लेकिन आप बता सकते हो कि यार ये चीज तो हमने पढ़ा है, लेकिन रिवीजन करने से वो चीज तैयार हो जाएंगी।
चीजें, हमने एक एक लाइन को पढ़ा है, एक एक शब्द को पढ़ा है, इससे पता चल जाता है कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें, एक छोटी छोटी चीजें, जैसे चित्रों के नीचे कुछ चीजें देखी थी, वो हमने एक में भी नहीं पढ़ी। कोई ऐसी चीज हो, कोई कारखाना दे रखा हो, उनको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई ऐसा हो। ठीक है, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं, शुरू से कोई चित्र होगा तो। अच्छा, शुरू में एक साथ 3 दे रखे हैं, कुटीर उद्योग में लगभग, है ना, इसमें देख लेते हैं, अगर कोई होगी कोई चीज देखा नहीं है। एक चित्र दे रखा है, इसमें कह रहा है एक व्यक्ति द्वारा अपने आंगन में बर्तनों को बनाना नागालैंड में घरेलू उद्योगों का एक उदाहरण है। इसका मतलब नागालैंड जो राज्य है उसमें इसका कुटीर उद्योग का उदाहरण है। ऐसे असम आएगा, ऐसे अरुणाचल प्रदेश, 3 राज्य दिए स्पेशल। एक तो नागालैंड, एक असम और एक अरुणाचल प्रदेश, इनमें ज्यादा है कुटीर उद्योगों का। जैसे सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि ये दे रखा है कि भाई अरुणाचल प्रदेश में सड़क किनारे बांस की टोकरी बनाता हुआ एक व्यक्ति, कहाँ की बात कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में। इसका मतलब कुटीर उद्योग वहां भी है। अच्छा, फिर है असम में कुटीर उद्योगों के उत्पाद की बिक्री, असम। 3 हमारे इसमें दे दिए, हो सकता है वो एग्जाम में डाल दे, 7 सिस्टर में से 3 राज्य डाल देते, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है नेक्स्ट, आगे 2 चित्र हैं आगे एक साथ। जापान में एक मोटर निर्माण कंपनी के कारखाने में यात्री कार का संयोजन प्रक्रिया, कार वगैरह बन रही है। ठीक है, सेकंड है तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों के चाय के बागान अथवा कारखाने। ये तो आपको पता है नीलगिरी कहाँ पे है, तमिलनाडु वहां पे ही है ना। एक नए नेक्स्ट दे रखा अलास्का के केचिकान क्षेत्र में लकड़ी की लुगदी कारखाना। अब ये केचिकान क्षेत्र है जो, भाई कैंची से कान नहीं काट देते हैं जैसे नाई वगैरह फिल्टर देते थे, उस तरीके से अलास्का का साइड का क्षेत्र है जो अमेरिका का है ना, तो वहां का एक क्षेत्र है केचिकान, लकड़ी लुगदी के लिए फेमस है। और पूछ ले तो पूछ ले, ये केचिकान क्षेत्र किसके लिए फेमस है, कहाँ पर है, और पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली, पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली। हम कहेंगे यार ये तो नहीं पढ़ा यार, ये तो गलत क्वेश्चन ही एनसीईआरटी से बाहर आ गया। ऐसी चीजें कुछ होती हैं जिन पर हम ध्यान नहीं दे पाते कई बार। तो कैंची से कान वो आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, अलास्का को याद रख सकते हो। तो और कोई चीज ऐसी नहीं बची है शायद, और हमने ज्यादातर चीजें इसमें से पढ़ ली हैं। हाँ, और कोई चीज नहीं है जी। अब आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ नहीं आई हो, जैसे कोई चीज समझ नहीं आई, जैसे हमने उस टाइम पढ़ाया समझाया, तो उस टाइम उसको ना, जैसे हमने समझा दिया, अगर उस टाइम पूछो ठीक है, नहीं तो आप उसको ना हाईलाइट करके अंडरलाइन कर लिया करो, कुछ भी लास्ट में उसको एक बार फिर पूछ लिया करो। उस बात हमारा भी रिवीजन हो जाए, आपका भी कुछ चीजें लगे जो आपको, है ना। ऐसा अगर हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, वो सोने पे भी सुहागा वो भी। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको सब आ ही गया है तो फिर मैं पूछ लेता हूँ एक दो चीजें इसी में से ही, जब आपको सबको आ गया है तो। ठीक है, इसमें एक शब्द आया था, क्या बोलते हैं, पूछ लेता हूँ, आपको थोड़ा सा ये नहीं रहेगा कि हमसे पूछते ही नहीं है सर। ठीक है, स्वच्छंद उद्योग क्या होता है, कोई भी एनिमल। इसमें जैसे वो तैयार माल होता है ना, कलपुर्जे वगैरह, जी सर। उनको जोड़ करके जो चीजें बनाई जाती है, जैसे ये जी मतलब सर। मोटर गाड़ी वगैरह हो। जी सर, वेरी गुड। अच्छा, इसे हमने एक चीज पढ़ा, प्रदूषण होता है कि नहीं होता इस उद्योग से। नहीं ये होता सर। मतलब इसमें कुछ नहीं होता है। जी सर। ठीक है, इसका मतलब आपको अच्छे समझ में आ गई है। फिर एक और है, इस कुछ शब्दों को पकड़ते हैं ताकि आप इस बहाने से कुछ चीजें हो जाएंगी। इसमें एक आगे कोई ऐसा हो जो हमारा क्वेश्चन आने लायक और कुछ चीजें लगे हमें, जैसे नॉर्मली देखते हैं हम। इसमें अब मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ, कैची का क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, किस चीज के लिए फेमस है। ये तो अलास्का में, अलास्का में और किसके लिए कागज फेमस है। लुगदी वाला। लकड़ी लुगदी कारखाना। जी, बिल्कुल, थैंक यू सभी का। ठीक है, अच्छा मैं अब 4 ऑप्शन दूंगा और आपसे पूछूंगा कि ये कौन से इसमें शामिल नहीं है, मतलब इसमें किस चीज से आधारित पूछ सकता हूँ मैं, है ना, या फिर किसी और चीज ठीक से है। संबंधित पूछ सकता हूँ, उस तरीके से। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे उनमें से, जो कृत्रिम रेशे बनाना, ये किसका उदाहरण है, मतलब किस पर आधारित हो गई। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ऑप्शन दे रहा हूँ, मतलब जैसे रसायन को दे सकते हैं हम, खनिज को दे सकते हैं, कृषि को दे सकते हैं, और पशु दे सकते हैं, और वन दे सकते हैं। ये रसायन। रसायन में ही है सर। हाँ, तो इस तरीके से कोई उदाहरण हमारे सामने अगर आता है, जैसे प्लास्टिक का निर्माण है, वो भी उसी से सम्मिलित आ जाएगा। एक आया था कृषि कारखाने, है ना, ये क्या होता है कृषि कारखाने।
कल भी व्यापारिक हमने एक उद्देश्य के लिए जो कृषि होती है ना, जी मतलब इसमें हाँ कल भी हम इस चीज को पढ़ रहे थे, जिस तरीके से हमारे सामने एक तो मतलब शब्द इसमें आए थे। कोई भी जैसे पूंजी का निवेश कोई बड़ी कंपनी वगैरह ऐसे करेगी, वो व्यापारिक उद्देश्य से कह सकते हाँ ये कहता है कि कृषि व्यापार एक प्रकार का क्या है, व्यापारिक कृषि, एक तो इन्होंने बताया जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है, ये बात सही है। वो ये कह रहा है कि इसका वित्त पोषण जो है वो कैसा होता है, प्राइवेट व्यापार का करता है, ठीक है। उसके अलावा जिसकी मुख्य जो रुचि है वो कृषि के बाहर हो, मतलब कृषि क्षेत्र से बाहर की बात कर रहा है। जो व्यापार फार्म से आकार में बड़े यंत्रीकृत और रसायनों पर निर्भर एवं अच्छी संरचना वाले होते हैं। मतलब इनको थोड़ा अलग तरीके से तैयार किया जाता है कारखानों में, है ना, इस तरीके से हम देख सकते हैं चीजें। इसके अलावा हम और आपसे एक दो चीजें पूछ लेते हैं, क्योंकि ऐसा पूछा करेंगे थोड़ा सा, है ना, कुछ चीजें लगे कि थोड़ा अच्छा। कारखाना कृषि में थोड़ा फर्क है ना। सर हाँ वही चीज है, जैसे कारखाना कुछ चीज तैयार की जा रही है वो तो कारखाना हो, लेकिन व्यापारिक के माध्यम से की जाती है। व्यापार में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं उस तरीके से। जैसे व्यापार करने के लिए सर आप डायरेक्ट वृहद स्तर पर जो हम जैसे व्यापारिक कृषि के करते हैं, अनाज कृषि वगैरह हो गई, व्यापार करने समझिए तो व्यापारिक हो गई। लेकिन एक स्पेशल उस चीज को कहाँ पर किस तरीके से किया जाता है वो चीजें हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कोई भी दो उदाहरण दे सकते हैं लौह उद्योग के, लौह इस्पात उद्योग के कोई भी दो केंद्र बता सकते हो। सर जर्मनी का रूर प्रदेश यूएसए में थे, पिट्सबर्ग था। और ठीक है, ग्रेट सभी झील लैक्स। दो क्षेत्र बताएंगे, था सभी दो ग्लेशियर दो वाला। बताएंगे। मैम दो दो सभी बताएंगे, आपने दो बता दिया, आप कोई और बताया दो, क्योंकि एक वैसे बार वो थोड़ा सा उसे क्या रिवीजन। हाँ जी सर। ग्रेट लैक्स वाला है यूएसए में। जी भा, हाँ वो झील वाला आप भारत बता में रहे हो जो, हाँ कुल्टी महाझील वाला, कुल्टी वगैरह ये, ठीक है। भारत के कुल्टी वगैरह ये। ठीक है, और इसके अलावा और कौन बता सकता है। हाँ जी हमने अच्छे से पढ़ा, कुछ चीजें उसमें देखा है ना, तो वैसे आप उसको पता है कुछ चीजें, चलो आपकी बोलने की कुछ परमिशन पता नहीं है कि नहीं है इसमें ग्रुप में, उस हिसाब से आप नहीं बोल पा रहे हो, कोई बात नहीं। लेकिन वो वाला मुझे लगा इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो आ गया, आपको जब औद्योगिक प्रदेश पढ़ेंगे उसमें ज्यादा है वो लोह वाला ना जो दे रखा था हमारे सामने, उसमें से काफी अच्छे से दे रखी थी चीजें। अब मुझे लगता है कि अब चीजें लगभग हो चुकी हैं। और नीला कॉलर कौन से श्रेणी का आता है नीले कॉलर में। लेकिन देखो ये तो विनिर्माण। हाँ हम्म। ठीक है, आप सेकंड भी बोल सकते हैं उसको, हाँ निर्माण वाला बोल सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, एक आता है हमारे सामने, मैं आपको अभी खैर आया नहीं है, वो आगे आएगा, वैसे ही पूछ लेता हूँ कि जो प्रबंधन है वो कौन सी प्रक्रिया है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम प्रबंधन। सर पंच पंच और कोई। नीति निर्माण प्रबंधन, निषाद पंच। मैंने सिर्फ प्रबंधन पूछा है अभी, ओनली एक शब्द दिया आपको, प्रबंधन, और उसको आपको बताना है, कोई भी एनीवन। एक मेरे पास आंसर जो आया है मैम का, वो बताएं कि मतलब आप पंचम में बता रही मैं, और पांच ऑप्शन है, ज्यादा नहीं, सिर्फ पांच ही ऑप्शन है, क्योंकि आजकल पांच आने लगे, वो ये देते हैं कि भाई इनमें से कोई नहीं हम कह रहे हैं कि पांच में से। पांचों में है लेकिन इसमें पांचवा ही होगा। और एक आएगा प्रतिरक्षा शब्द, दो में प्रबंधन और प्रतिरक्षा शब्द पूछ रहा हूँ आपसे दोनों, ये दोनों चौथे में आएंगे। कैसे आएंगे मैं बता देता हूँ। पहले तो ये है कि चौथे में पांचवे में क्या अंतर है। पांचवे में आप जो अभी आपने नाम लिया नीति निर्माण, मैंने नहीं लिया लेकिन उसका नाम, है ना, जैसा हम इसमें देखते हैं, जो भी कोई ऐसी चीज होगी जो पूरे नियम को ही बना देगी, है ना, कोई पूरा नियम, या फिर कोई परामर्शदाता हो सकता है किसी, जैसे मतलब मंत्री वगैरह परामर्शदाता होते हैं जो कानूनी सलाहकार, मतलब जो बड़े स्तर पर होंगे, जैसे मान लो हम देखें एक सचिवालय के स्तर पर जैसे हम चीजों को देखते हैं, नीति निर्माता है ना, निर्णयकर्ता वही होते हैं, नीति के सलाहकार विषय विशेषज्ञ होते हैं वो लोग। लेकिन प्रबंधन एक आप मतलब एक जैसे हम शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं ना, सूचना वगैरह का एकत्रीकरण करना, प्रबंधन करना, जैसे शिक्षा वगैरह, ये प्रबंधन करना उसमें आएगा चौथे में, प्रबंधन और प्रतिरक्षा, दो शब्द।
आपने अगर पंचम में पढ़ा है तो शायद एक बार दोबारा देखना, आपको शायद ये दो शब्द मिल जाएंगे चौथे में। अगर पांचों एक साथ दे रखे हैं आपके सामने, तो पांचवा नहीं दे रखा, फिर तो वो आपको पता है कि भाई वो चौथे में ऑटोमेटिक आ रही है। लेकिन हम पांच तक बांटते हैं जब भी बात करते हैं प्रबंधन, क्योंकि मैंने क्वेश्चन कहीं देखा था प्रबंधन और प्रतिरक्षा के स्पेशल पूछा था, और ये पूछा था कौन सी क्रिया है, तो चतुर्थक के अंतर्गत है। ये शब्द ऐसे लगते हैं हमें कि पंचम में होने चाहिए, है ना। प्रबंधन करना जैसे आपको किसी चीज मैनेजमेंट करवाना है, तो मैनेजमेंट एक चीज हो गई, एक नीति निर्माण वाला हो गया, एक मैनेजमेंट हो गया, है ना। दो चीजों में अंतर है, आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से प्रतिरक्षा ये भी चौथे में आएगा, ठीक है। अनुसंधान, शोध अनुसंधान, ये भी चौथे में आएगा। ये कुछ शब्द हैं जो हमें थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो इससे संबंधित कोई चीज। एक बार आप अपने जहां भी आपके पास कोई आप जिस सोर्स से पढ़ रहे हो एक बार देख लेना, वहां पे आप चीजें दिख जाएंगी चीजें, अगर उसमें होगी तो ये चीज। और किसी का अलग दे रखा हो तो वो भी आप रख सकते हो, सर हमने ये पढ़ा है वहां पे दे रखा, कहीं भी अगर एक जगह है तो वो, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे इस चीज को, आगे भी चीजें आ जाएंगी शायद जब हम चतुर्थक वाले को पढ़ेंगे। लेकिन मैं वैसे ही पूछ लिया क्योंकि हमें कल यही करना है भाई, कल सेवा वाला क्षेत्र होगा हमारा, तृतीयक वाला चतुर्थक वाला, दोनों एक साथ पढ़ेंगे हम। सर पूछा इस करो आप डेली ऐसे क्वेश्चन, है ना, हम हमें तो पढ़ते रहते हैं पर दिमाग उस ऐसे क्लिक नहीं करता। कोई क्वेश्चन नहीं, करता है जैसे अब आपने पूछ सही लिया, बात, तभी सही बात, क्योंकि हाँ जब हमारे से कोई चीजें लगती है ना हमें, हाँ ये चीजें इस तरीके से है, तो उस तरीके। अच्छा एक आता है म्यूचुअल फंड, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह होता है ना, तो उसमें उसे वो किस में आएगा? चतुर्थक में, ये चतुर्थक हाँ हाँ, में। हाँ चतुर्थक। कोई भी, ठीक है चतुर्थक में बिल्कुल। उसके अलावा मैंने अनुसंधान आपको बता ही दिया है ना। और विशिष्ट ज्ञान प्रौद्योगिकी कुशलता पर अगर कोई देखें हम, तो वो किस में आएगा? कोई ये विशिष्टीकृत, कोई ज्ञान पर पंच आधारित कोई प्रौद्योगिकी। अच्छा विशिष्टीकृत है तो फिर ये दूसरे में आएगा, द्वितीय। विशिष्ट वर्ड आता है। अब एक बार सर मेरा दोबारा सुन लीजिए, विशिष्टीकृत ज्ञान प्रौद्योगिकी कुशलता, तो तो ज्ञान ये आ रहा है। पंचम है, पंचम है। और कोई एनीवन? चतुर्थ ज्ञान अनुसंधान शोध, शायद हाँ इसमें मेरा आए। अभी सर हमने पढ़ा ज्ञान अनुसंधान, जब भी विशिष्ट ज्ञान की बात करें, ज्ञान पर आधारित, वो चतुर्थ में आएगा। अब हम वकील हैं, हम जैसे टीचर हैं, हम ज्ञान पे आधारित जो पढ़ाएंगे बच्चों को, भाई हमने ज्ञान ले लिया, हमने पढ़ लिया, तो उस ज्ञान को हम कहीं और जो ज्ञान बांट रहे हैं, कहते नहीं ज्ञान ज्यादा मत बांट, वो चतुर्थ में आएगा ये। और आपको जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का उदाहरण नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, अलग से नहीं बोल रहा मैं आपको, ये एनसीईआरटी के दिए हुए उदाहरणों को बोल रहा हूँ मैं आपको, है ना? इस तरीके से अभी कोई चीजें हम हो सकता है इधर उधर हो जाए हमसे कोई चीजें, तो अभी हम उसको कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा एक हमारे सामने जैसे डॉक्टर हैं, ये किस मायने? ये सेवा क्षेत्र है, तृतीय होगा। और कोई की है सर। तृतीय है, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखिए, देखो मैंने आपको कई नाम बता रहा हूँ, दोबारा से एक बार ध्यान रखना। मैं आपसे बात करूँ, शिक्षा की बात करूँ, चाहे मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूँ, चाहे मैं आपसे वकील की बात करूँ, चाहे लेखक की बात करूँ, चाहे गायक की बात करूँ, ये सब चतुर्थ में आएंगे। आपने आज तक कई चीजें अलग भी पढ़ी होंगी, लेकिन एनसीईआरटी जो हमें कह रही है वो बता रहा हूँ मैं आपको। और आप एक काम करिए, 59 पेज नंबर पाइए आप, 59 पेज पर आइए आप, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो इसको कल, लेकिन चतुर्थ चतुर्थ वालों को पढ़ेंगे ओनली आज हम, है ना, वैसे ही याद कराने के लिए। चतुर्थ वाले में अब आप पढ़िए, मैम एक बार कोई भी एक आप में से रीडिंग कर दे, जहाँ चतुर्थ लिख रहा है ना यहाँ से, और ये जो बॉक्स में लिख रहा है इनको कोई से भी आप एक बार थोड़ा सा देख सकते हैं। जो सेकंड पैराग्राफ दे रखा है, चतुर्थ क्रियाकलापों में कुछ निम्नलिखित सूचनाओं का संग्रहण, जो ये चीज दे रहे हैं सूचनाओं का संग्रहण करना भी किसमें आएगा? चतुर्थ में आएगा, मतलब सूचनाओं का एकत्रण करना, है ना। ये एक तो ये आ गया, अब इनको हाईलाइट करना आप, जिन जिनको मैं बोल रहा हूँ। ये आपको लाइन मिल गई सबको, है ना। जी सर। सेकंड पैराग्राफ था जो सूचनाओं का संग्रहण करना, ये इसके अलावा है सूचनाओं का संग्रहण कर लिया, उनका उत्पादन कर लिया, उसका परिकीर्णन कर लिया, सूचनाओं की बात कर रहा हूं मैं। सूचना का उत्पादन भी हो सकता है और सूचनाओं का परिकीर्णन भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें आगे दे रखा है अनुसंधान दे रखा है, ठीक है।
यानी कि चतुर्थ स्थान जो क्रियाएं हैं वो किस पर, अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होती हैं। ये शब्द है आपके सामने, अनुसंधान वाला और विकास पर केंद्रित। उसके अलावा जी नेक्स्ट हम सर। चलते हैं, विशिष्टीकृत ज्ञान प्रौद्योगिकी कुशलता, जो भी मैं पूछ रहा था। विशिष्टीकृत मतलब लग गया, लेकिन ज्ञान पर आधारित है। जबकि विशिष्टीकृत जो सर बता रहे थे ना, वो द्वितीय, वो इसलिए बताते हैं अगर प्राथमिक के साथ कोई शब्द है, जैसे मान ले कोई मछली उत्पाद, वो है तो प्राथमिक, लेकिन विशिष्टीकृत मत्स्य हो गया वो द्वितीय में हो जाता है। क्योंकि सर ने विशिष्ट शब्द देखा होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है कई बार समझ नहीं आती चीजें, कई बार ऐसा होता है जब हम जल्दबाजी में वैसे पूछ लेते हैं, ऐसा हो सकता है। जबकि हमारे स्पेशल दे रखा है। और प्रशासकीय सामर्थ्यों से संबंध सेवाएं, जो प्रशासकीय जो आपस में सामर्थ्य है, वो संबंध सेवाएं, वो भी जो उसको उन्नत नमूने हैं वो भी इसमें देखे जाते हैं। फिर इसमें देखिए बॉक्स में देखिए, अब आप बॉक्स में आपको आगे रखा होगा ऐसे करके तथा करके, इस तरीके से, चाहे एक बार शुरू से पढ़ लेता हूँ मैं। आर्थिक वृद्धि के आधार के रूप में तृतीय सेक्टर के साथ चतुर्थ सेक्टर ने सभी प्राथमिक द्वितीय क्रियाओं को, रोजगारों को आपस में क्या किया, प्रतिस्थापित कर दिया है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आधे से अधिक कर्मी ज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत हैं। अब ज्ञान में कौन कौन सा हो सकता है, ऊपर देखो बॉक्स में भी चतुर्थ सेक्टर के बारे में बता रखा है, और हम चतुर्थ को ही पढ़ रहे हैं, और जितने भी ये उदाहरण आएंगे चतुर्थ के हैं सारे। मैं आपको बताता हूँ इसमें। पारस्परिक कोष, जिसको म्यूचुअल फंड बोलता हूं मैं। अभी म्यूचुअल फंड इंग्लिश में अपन देखते हैं ना, एड वगैरह आती है। म्यूचुअल फंड से प्रबंधकों को लेकर जो कुछ परामर्शदाता होते हैं, म्यूचुअल फंड से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप चतुर्थ में मानोगे इनको, है ना, म्यूचुअल फंड को। आ रही मेरी, मैं जहां पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, दिल लिख रहा है ना, म्यूचुअल फंड। जी सर। जबकि बीमा और बैंकिंग वो तृतीय में, अभी नहीं आया, देखो इसमें नहीं आया बीमा बैंकिंग, वो पहले रह गया, वो तृतीय का है। मैं सिर्फ चतुर्थ को पढ़ाना चाह रहा हूँ, क्योंकि बार चतुर्थ आ जाएगा ना समझ में, तो कल हम तृतीय को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से वो थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। फिर उसके अलावा क्या कह रहा है ये, जैसे कुछ आगे दे रखा है, ये हो गया भाई परामर्शदाता। सॉफ्टवेयर सेवाओं की मांग में अति उच्च वृद्धि हुई, ठीक है, इसके मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह की बात कर रहे हैं। क्योंकि फिर कह रहा कार्यालय भवन, प्रारंभिक विद्यालयों, विश्वविद्यालय कक्षाओं, अस्पतालों एवं डॉक्टरों के कार्यालयों, रंगमंचों, लेखा कार्यों एवं दलाली फर्मों में काम करने वाले कर्मचारियों इस वर्ग में सम्मिलित होते हैं, चतुर्थ में। देखो अब नीचे से देखो, दलाली वाली जो फर्म है उनमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं ना, दलाली वाले, वो किस में आएंगे, चतुर्थ में। ठीक है, ध्यान रखना, दलाली फर्मों को जब नाम लो। नीचे से चल रहा हूं मैं, है ना। फिर उसमें लेखा कार्य, रंगमंच और डॉक्टरों के कार्यालय हैं। जब डॉक्टरों से संबंध, चिकित्सा संबंध कोई चीज आ जाएगी वो चतुर्थ में है। उसके अलावा अस्पताल भी दे रखे हैं, ठीक है। ऐसे विश्वविद्यालय में जो कक्षा वगैरह है, ये चीजें हैं, ये किस में आ जाएंगी, चतुर्थ में आ जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें शायद आगे देखूं मैं एक बार, थोड़ा सा कुछ दे रखा होगा तो आगे फिर पंचम आ गया उसके बाद में, कोई बात नहीं। तो ये जो उदाहरण दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ये आपको याद रहना चाहिए। अगर ये याद है तो फिर हमें थोड़ा सा आसानी रहेगी, जबकि तृतीय को हम कल पढ़ेंगे। अब कुछ चीजें इसमें जो आपको, हम आज तक हम शायद आपने कई जगह पहले भी पढ़ा होगा कि भाई जो टीचर है, टीचर को पहले मैंने भी शायद तृतीय में पढ़ा था पिछली साल थोड़ा सा, लेकिन अब की बार थोड़ा सा डिवाइड किया है किसके अनुसार। जैसे एक जो आता है जीन गोटमैन है, उसने तीर्थ और चतुर्थ को अच्छे से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सेवाओं के माध्यम से कुछ, कल हम उस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन सिर्फ मेरा अभी मकसद ये था कि आप चतुर्थ के जो उदाहरण दे रखे हैं ना, एक बार आप इनको हल्का सा एक बार आप उन्हें फेर लो, ताकि आपको पता चल जाएगा कि हमने एक दिन पहले इन उदाहरणों को देखा था और ये चतुर्थ के अंतर्गत है, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखे हैं ये उदाहरण। और ऐसे उदाहरण आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। कोई आप जैसे किसी सर से पढ़ रहे हो या कोई चीज जो एनसीईआरटी को पढ़ा रहा हो तो उसके तो मिल जाएंगे, लेकिन कई जगह नहीं मिलेंगे। उस तरीके से ये उदाहरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे आपको पूछ रहे दलाली फर्मों में काम करने वाले, अब आपको यार कंफ्यूज हो जाता, हम भी हो जाता, आप भी हो जाते हो, है ना, कुछ चीजें होती है। लेकिन एनसीईआरटी का जो एक एक उदाहरण हमारे लिए काम का है। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा था कि भाई अगर उसकी सूचनाओं का एकत्रण करना, मतलब संग्रहण करना, उत्पादन करना, प्रकीर्णन करना, ये किस में आएंगे। अब सूचनाओं को संग्रहण करना, अब केवल हमारे इतना ही चलता है एग्जाम, लेकिन अगर हमने आज चतुर्थ को पढ़ लिया मोटा मोटा, तो हमें कल आसान हो जाएंगी चीजों को, क्योंकि हम इनको पहले ही, इनसे इंट्रोडक्शन हो चुका है हमारा मोटा मोटा, है ना, क्योंकि हम कल पढ़ेंगे इसको। तो इसलिए तो ये उदाहरण कल मैं आपसे सबसे पहले चतुर्थ वाले जो मुख्य रूप से जो ये हैं उदाहरण, इनको मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, इसमें शोध अनुसंधान पढ़ लिया, सूचना का एकत्रण पढ़ लिया, एक प्रबंधन और प्रतिरक्षा इसमें नहीं दे रखा, तो उसको कल बताऊंगा कैसे कहाँ पे आएगा, है ना। एक शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, शिक्षा इसमें डायरेक्ट नहीं दे रखी, लेकिन विश्वविद्यालय वगैरह वो दे रखे हैं, वो शिक्षा संबंधित है। ठीक है, स्वास्थ्य है, रंगमंच वगैरह जितने होंगे, लेखक, गायक, कवि, ये सब चीजें। लेकिन जो आप ये उदाहरण इसमें दे रखे हैं ये याद होने चाहिए, कल पूछूंगा मैं तो ये मानता हूँ। अगर ये चार याद है ना, तो 3 और 5 ऑटोमेटिक अलग हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा लगता है चार वाले जो ऑप्शन है ना, ये दोनों जगह मिक्स होने, कभी 5 में भागेंगे, कभी 3 में भागेंगे ये।
कुछ चीज तो आपको क्लियर हो जाएगी। परिवहन आप कह दो सर संचार परिवहन तो तृतीय का भाग है ना, बीमा बैंकिंग भी तृतीय का, इस तरीके से। लेकिन आप आज चतुर्थ वाले पढ़ लो, कल सबसे पहले जब क्लास स्टार्ट होगी मैं सिर्फ इसी को पूछूंगा और कुछ नहीं। और मैं किसी का भी नाम लेके पूछूंगा तो आप चाहे टाइप करो, आप लिख नहीं सकते मतलब बोल नहीं सकते तो चाहे टाइप करो, कोशिश करना कल कल के लिए। इतना एक होमवर्क दिया आप सबको। और थोड़ा सा फिर भी कोई चीज रहेगी कल इस पर डिस्कस करेंगे, भाई ये चीज ऐसा क्यों है, क्यों हमने कहीं उस जगह पढ़ा हो, कोई चीज इसमें से उदाहरण ऐसा हो जो आपके पास कुछ अलग लिख रहा हो, मतलब चतुर्थ में नहीं हो, इन उदाहरणों में से कोई उदाहरण हो और आपके पास चतुर्थ में ना हो, तो कल इस पर हम डिस्कस करेंगे वो क्यों नहीं है, क्या है, और एनसीईआरटी क्यों कह रही है। इतना का आप काम कर सकते हो, ये चीज आप हम सब जिम्मेदारी है, ये चीजें हैं। और कोई आप सब इससे संबंधित क्वेश्चन, क्योंकि हमारे 10:30 बज चुके हैं और हमने लगभग चीजें तैयार करनी है, और अभी तक हमने सिर्फ पढ़ाई की बात करी है, 10:30 बज चुके हैं। अब कोई आपका कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, नहीं अब हम वीसी को यहीं से क्लोज करते हैं, विराम दे देते हैं। तो ठीक है, आप सभी का धन्यवाद, आप सब आए, और आप लोगों के लिए ये सब कुछ। अच्छा, स्वर्ण जो कॉलर है वो किसके लिए है? अच्छा, पंचम, ठीक है, ओके। क्योंकि जब हम पेज नंबर 61 पे देखेंगे ना, उसमें एक साइड कॉलर का रंग दे रखा है, एक कार्य की वो दे रखा है, लाल, स्वर्ण, श्वेत, धूसर, नीला और गुलाबी। आप 5 को तो बता सकते हो, जबकि धूसर का बताना है एक तो आपको, ठीक है। और कौन सा बच गया इसमें? लाल हो गया, स्वर्ण का आपने बता दिया, स्वर्ण का हो गया, सफेद, नीला, ठीक है। मतलब 5 6 दे रखे हैं, तो ये आपको धूसर का बताना है कल। अब हम चलते हैं, सभी को गुड नाइट, मिलते हैं कल। ठीक है ट्विंकल मैम, आप हाँ वीसी को बंद कर सकते हो अगर किसी को कोई ओके ठीक सर, है। ठीक है, गुड नाइट। रिकॉर्डेड है मैम, ये रिकॉर्डेड कर ली ना आपने? हाँ सर, रिकॉर्डेड। ओके मैम, ठीक है, शुभ रात्रि ओके, सबको। ओके शुभ रात्रि। सभी।